हेलो दोस्तों, कैसे हैं मेरे भाई? आप सब दोस्त बढ़िया हैं, उम्मीद कर रहा हूँ। तो क्या आप सभी दोस्त जो हैं वो आज की क्लास के लिए रेडी हैं? जीके जीएस की हमारी जो है PYQ बेस्ड सीरीज़ जो है वो चल रही है, उसको हम कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास भी अपनी शुरू कर रहे हैं। तो सभी दोस्त जो हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स वगैरह बना लीजिएगा साथ साथ में, क्योंकि जो चीज़ें एक बार हम करेंगे, रिवाइज पढ़ेंगे, उनको दोबारा दोबारा जो है वो रिपीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक ही सीरीज़ में आपकी जीके जीएस की जो गारंटी हमने ली हुई है वो पूरी करेंगे हम। ठीक है, तो फिर वो उसको कंटिन्यू लास्ट तक पहुँचते पहुँचते सब जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज़ द फ्रिक्शन फोर्स? वह फ्रिक्शनल फोर्स का नाम बताइए जो कि दो सरफेस के बीच में इंटरेक्ट होती हैं रिलेटिव स्पीड में। ठीक है, रिलेटिव स्पीड में फ्रिक्शन बनती है। देखिए, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ को जा रहा है। जब ये दोनों आपस में रब होंगे तो इनके बीच में फ्रिक्शन पैदा होती है। ठीक है, फ्रिक्शन पैदा होती है। तो उस फोर्स को इन्होंने पूछा कि कौन सी फ्रिक्शन कहते हैं। तो उसे बेसिकली कहा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कहा जाता है? काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। बट काइनेटिक फ्रिक्शन तो आप बोलेंगे कि सर ऑप्शन में तो है ही नहीं, फिर आप काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे बोलते हैं? बट काइनेटिक फ्रिक्शन का दूसरा नाम भी है, जिसे काइनेटिक फ्रिक्शन को जैसे बोलते हैं ना, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो नाउन एज विच फ्रिक्शन? डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो डायनेमिक फ्रिक्शन तो ऑप्शन में है मेरे भाई। तो डायनेमिक फ्रिक्शन ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही होता हुआ चलेगा। सभी दोस्त जो हैं वो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट में अपना रिव्यू भी ज़रूर दीजिएगा, और ग्रुप्स वगैरह जो हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल्स रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री? देखिए, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम साथ साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके ऊपर बहुत हंगामा जो है वो ऑलरेडी हो रहा है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की पूछा गया कि ये किस आर्टिकल में आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई है क्या चीज़? ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होता है कि वन लॉ फॉर ऑल नेशन। क्या होता है? वन लॉ फॉर ऑल नेशन, या कह लीजिए ऑल इंडिया, पूरे भारत के लिए एक कानून होगा। ठीक है, सभी धर्म जो होंगे उन सभी धर्मों के ऊपर एक कानून जो है वो अप्लाई होगा। जैसे मैरिज का अलग अलग होता है, डाइवोर्स का अलग अलग होता है। ठीक है, सभी धर्मों में जायदाद का, इनहेरिटेंस का, उसमें अलग अलग कानून होते हैं धर्मों के अकॉर्डिंग। एडॉप्टेशन में अलग अलग कानून होते हैं। तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर ये सभी कानून जो है वो एक हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे सभी धर्मों के अंदर। और इसमें एक की पॉइंट जो है वो क्या बनता है इंपॉर्टेंट, कि बनेगा भाई फर्स्ट स्टेट बताइए यहाँ पे यूसीसी सबसे पहले अप्लाई हुआ था। ठीक है, तो वो कौन सी रहेगी मेरे भाइयों? उत्तराखंड जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सबसे पहले पास हुआ था। कब हुआ था? 7 फरवरी 2024 को, 2024 में दूसरे महीने में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर कहीं पास हुआ है तो वो कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। जो कि उत्तराखंड के सीएम जो है वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है मेरे भाई? पुष्कर सिंह दामी। सब हम जो है वो कवर करते हुए चलेंगे। बस आप सभी दोस्तों को धैर्य बनाए रखना है, आराम से धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए चलेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई थी। ठीक है, जो कि आता है आर्टिकल नंबर 44 के अंडर। आर्टिकल नंबर 44 के अंडर आता है। कल मैंने आपको बताया था कि अमेंडमेंट नंबर 44 जो है उसमें क्या हुआ था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। पुष्कर सिंह धामी पहले चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। उत्तराखंड स्टेट में इम्प्लीमेंट हुआ है और 2024 में जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है। क्लियर? चलिए, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन का इन्होंने पूछा है कि फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या होगा लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन कुछ इस तरह से हमारी बन जाएगी। देखिए, ड्राइंग पे मत जाइएगा यार, इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा इजीली जो है वो चीज़ें समझ आ जाएं। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का उन्होंने पूछा इस पार्ट का नाम क्या है, तो इस पार्ट को कहते हैं सीसम। ठीक है, सीसम कहते हैं। और ये एंड का जो पार्ट है इसे क्या कहते हैं? तो लास्ट पार्ट जो है इसे एनस कहते हैं, और इसके ऊपर एक पार्ट रहता है इसे रेक्टम कहते हैं। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के 3 इंपॉर्टेंट हैं जो आ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि लेंथ पूछ लेते हैं इसकी।
क्या पूछ लेते हैं, लेंथ पूछ लेते हैं। तो 1.5 मीटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन की क्या होती है, लेंथ होती है। अगर फीट में दिया हो तो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 5 फुट। ठीक है, क्या कहेंगे आप, 5 फुट तक जो है इसकी लेंथ होती है। क्लियर है। किसी क्वेश्चन में मेरे किसी भाई को कोई डाउट रह जाए तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नीचे हैंडल्स दिए रहेंगे वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, एनुअल रेन फॉरेस्ट पूछा गया, रेनफॉल इज ग्रेटर देन डैश देयर आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सिंपल सा कहा गया है कि वह वन बताइए जहाँ पे वह ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे रेनफॉल पूछा गया है कि कितनी होती है रेनफॉल। ठीक है, देखिए जो भाई इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना उनके लिए इंग्लिश में क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम वाले जो भाई हैं उनको भी कोई तकलीफ ना हो, ठीक है, तो उनके लिए हिंदी में नीचे क्वेश्चंस दिया हुआ है। जो कुछ वर्ड्स वैसे होंगे जो एक्सप्लेन करने लायक होंगे, जिनको हिंदी में अलग कहते होंगे इंग्लिश में अलग कहते होंगे, वो मैं ट्राई करूँगा डेफिनेटली एक्सप्लेन भी कर दूँ। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है मेरे भाइयों, उनमें हर वर्ष जो है 200 सेंटीमीटर जो है प्लस वो रेनफॉल होता है। ठीक है, अगर बात कर ली जाए कि कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, तो वेस्टर्न घाट्स आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे, वेस्टर्न घाट्स आ जाएंगे। ध्यान रखिए जो जो चीज़ें लिखवा रहा हूँ वो लिखते चलना है आपको साथ में। असम का रीजन आ जाएगा, असम का क्षेत्र जो है, ठीक है, असम का रीजन आ जाएगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आ जाएगा मेरे भाई, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आ जाएगा, और तमिलनाडु का कोस्ट आ जाएगा। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश होती है। अगर इन केस क्वेश्चन इस टाइप का बनता है कि बताइए भाई कि लार्जेस्ट जो है, लार्जेस्ट वाला कौन सा रहेगा, लार्जेस्ट कौन सा रहेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे रहेगा, तो अमेज़न बेसिन में रहेगा। कहाँ पे, अमेज़न बेसिन में रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया। कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक जो है वो नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो कौन से राज्य में सबसे अधिक नेशनल पार्क हैं, तो मध्य प्रदेश जो है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर रहेगा हमारा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं, कितने हैं भाई, 11 नेशनल पार्क्स हैं। और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट के जो हैं वो नाम लिख लीजिए। कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा। जो जो चीज़ें लिखवा रहा हूँ मेरे भाई वो इंपॉर्टेंट हैं, नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कर लीजिए, बट कीजिए ज़रूर, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे आपको डेफिनेट सी बात है ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, फिर एक आएगी कुन्हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुन्हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएगी। फिर इम्पॉर्टेंट रहेगा वन विहार, वन विहार जो है ये पूछा जाता है आमतौर पर। ठीक है, वन विहार और कान्हा ये दो जो हैं ये इंपॉर्टेंटली ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इन दोनों पर स्टार मार्क कर लो। ठीक है, बस इतने इतने जो हैं अभी इतने याद कीजिए, जो नेक्स्ट रहेंगे वो आपको नेक्स्ट किसी क्लास में करवा दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ समर एंड विंटर कैपिटल्स। इन ऑप्शंस में देखिए भाई और बताइए कि कौन सी यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट राज्य है जिसकी समर की भी कैपिटल है, जिसकी समर में कैपिटल अलग होती है और विंटर्स में कैपिटल अलग होती है। ठीक है, तो वो कौन सा रहेगा हमारा, जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर की समर में कैपिटल्स क्या होती है, समर के दिनों में श्रीनगर होती है और विंटर के डेज में जम्मू जो है वो कैपिटल रहती है। जम्मू कश्मीर एकमात्र स्टेट है जिसकी 2 कैपिटल्स हैं। और बात कर ली जाए डिस्ट्रिक्ट्स की कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर में, तो टोटल जो है वो 20 हैं, 10 जो हैं वो जम्मू में हैं और 10 जो हैं वो कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल हैं। क्लियर है, किसी भाई को कोई डाउट वगैरह रहे तो बता सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं, कैपिटल्स की बात कर रहे हैं, तो साथ साथ में हम देख लेते हैं सिक्किम का भी। तो सिक्किम की कैपिटल क्या है, गंगटोक। क्या रहेगी सिक्किम की कैपिटल, गंगटोक। साथ साथ में सभी मेरे भाई जो हैं वो ट्राई कीजिए, आंसर्स अपना जो है वो कमेंट बॉक्स में देते जाएं। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता है। ठीक है, राजस्थान की क्या है मेरे भाई, तो जयपुर है। जयपुर को क्या बोला जाता है, जयपुर को पिंक सिटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पिंक सिटी बोला जाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि जयपुर के ओल्ड नेम के ऊपर बनता है, जयपुर का पुराना नाम बताओ भाई। तो जयपुर का ओल्ड नेम जो है वो क्या है, तो इसका ओल्ड नेम रहेगा एम्बर।
ठीक है, ओल्ड नेम रहेगा एम्बर। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, हम इस टाइम किसका पढ़ रहे हैं, लेवल जो है आपको थोड़ा सा हाई करना पड़ेगा। बाकी मीडियम एग्जाम्स के जैसे आते हैं वैसे जो पहले एग्जाम्स में आपने पढ़े हैं वैसा क्वेश्चन अभी नहीं देखने को मिलेंगे। कंपटीशन भी बढ़ रहा है और इस एग्ज़ाम में आपका लेवल भी जो है जीके जीएस का हाई रहेगा। ठीक है, पुलिस में स्पेशली लेवल हाई रहता है। क्लियर है यहाँ तक? किसी दोस्त को कोई डाउट वगैरह तो नहीं? अगर डाउट होंगे, मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, डाउट हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हु आर द पेरेंट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है या फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे कहा जाता है? ठीक है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी करके कम पूछा जाता है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉल पॉक्स बेकाइन के फादर। ठीक है, स्मॉल पॉक्स बेकाइन के फादर। ठीक है, जनक ऑफ स्मॉल पॉक्स बेकाइन। स्मॉल पॉक्स जो कि चेचक, हिंदी में क्या कहते हैं इसको मेरे भाई? चेचक। चेचक का टीका। तो चेचक का टीके का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर पूछा जाता है। तो एडवर्ड जेनर जो है इन्हें कहा जाता है। इनके द्वारा जो है वो सबसे पहले स्मॉल पॉक्स जो होती है, चेचक होती है, उसका टीका जो है वो बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1796 जो है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसके सिवा जो दूसरे ऑप्शंस दिए हुए हैं एंटोनी जो है ये भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, ये पहले माइक्रोस्कोपिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, और रोबोट कोच जो हैं ये भी आ जाएंगे। इन्होंने ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, कौन सा? ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया जो है वो इन्होंने डिस्कवर किया था। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ एंड कॉल सेंटर, ये जो हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं? टर्शरी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, सेकेंडरी और प्राइमरी। देखिए आमतौर पर जो है वो कितने बताए जाते हैं? 3 बताए जाते हैं। बट अगर हम एनसीईआरटी को देख के चलेंगे तो इसमें कितने बताए जाते हैं? एनसीईआरटी में 5 बताए जाते हैं। तो चलिए मेरा फ़र्ज़ है आपको सब जानकारी देना और अच्छे से देना, तो मैं आपको 5 के 5 जो है वो बता देता हूँ। जल्दी से इनको लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है कौन सा? प्राइमरी। प्राइमरी आगे सेक्टर लिखते जाइएगा। दूसरे नंबर आ जाता है सेकेंडरी। तीसरे नंबर आ जाता है टर्शरी, क्वाटरनरी, क्वाइनरी। क्लियर है? ये 5 जो हैं ये सेक्टर हैं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अब लिख लीजिए। प्राइमरी सेक्टर जो है इसमें क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है। क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि फार्मिंग करना, एग्रीकल्चर जो है, मछली पालन, गाय पालन, पशु पालन, एनिमल डोमेस्टिकेशन। ठीक है, ये सब जो है ये इसके अंडर आते हैं। इसमें रॉ फॉर्म्स में चीज़ें होती हैं। और भारत में अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 50% पॉपुलेशन जो है वो किस में एंगेज्ड है? तो प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है। क्लियर? सेकेंडरी सेक्टर जो आता है इसका क्या कार्य है? सेकेंडरी का इसका काम है मैन्युफैक्चरिंग का। इसका क्या काम है? मैन्युफैक्चरिंग। इसमें मैन्युफैक्चर किया जाता है या आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ठीक है, थर्ड जो है टर्शरी, इसमें क्या होता है? सर्विस दी जाती है, सेवा दी जाती है, जैसे हॉस्पिटल हो गया। ठीक है, जैसे एटीएम, ये आ गया ना ऑप्शन में, इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, तो ये टर्शरी सेक्टर के ही हैं। ठीक है, तो आंसर जो है इसमें टर्शरी सेक्टर हो जाएगा हमारा। तो टर्शरी सेक्टर में को क्या, कौन सा सेक्टर कहते हैं? तो सर्विस सेक्टर कहते हैं। जो क्वार्नरी सेक्टर है, ठीक है, इसे हम कौन सा सेक्टर कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं नॉलेज सेक्टर। कौन सा मेरे भाई? तो इसे हम कहेंगे नॉलेज सेक्टर। नॉलेज सेक्टर कहेंगे। और जो फिफ्थ क्वाइनरी है लास्ट वाला, तो इसे हम कहेंगे टॉप लेवल डिसीजन लेने वाला, टॉप लेवल डिसीजन मेकर। ठीक है, क्वाइनरी में नॉलेज वाले में एग्जांपल के लिए बता दूं आपको, जैसे इंफॉर्मेशनल आईटी आ गया। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम आ गए, वो सब आ जाएंगे फोर्थ वाले में। और फिफ्थ वाले में जो है टॉप लेवल के डिसीजंस कौन लेता है? जैसे मीडिया हो गया, गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, जजेस हो गए, ये सब जो है, सुप्रीम कोर्ट हो गए, ये सब जो है वो कौन से में आएंगे? क्वाइनरी में आएंगे, फिफ्थ वाले में। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
म्योरी पीपल्स और फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। म्योरी पीपल्स जो हैं, म्योरी लोग जो हैं, वो इनमें से ऑप्शंस में से किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो न्यूजीलैंड जो है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात करें, ये ट्राइबल पीपल हैं। कौन से हैं ये? ट्राइबल हैं। तो भारत में भी बहुत सारी जो है वो ट्राइब्स पाई जाती हैं। तो चलो देख लेते हैं। आप बोलोगे कि सर भारत में भी पाई जाती हैं तो पीछे क्यों रहें, तो भारत की ट्राइब्स भी जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो भारत में कौन कौन सी ट्राइब पाई जाती है मेरे भाई, लिखते जाओ। एक आ गई गोंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट लिखवाऊंगा, ऐसे नहीं कि सभी कुछ भी लिखवाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो क्वेश्चंस में आती हैं वही लिखवाऊंगा। फिर आती हैं एक आती हैं बिल्स, फिर एक आती हैं संथल। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो डेफिनेटली आपने ये ट्राइब्स के नाम पढ़े होंगे। ठीक है, उनमें इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। मुंडा, फिर आती हैं खासी, जंती, गारो, ये भी आती हैं। ठीक है, फिर एक लिख लीजिए आप कोडावा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। अब देख लेते हैं कि ये पाई कहाँ कहाँ जाती हैं। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है। सेंट्रल इंडिया में गोंड जो है वो सेंट्रल इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स आ जाएंगे? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आ जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश आ जाएगा, तेलंगाना आ जाएगा। ठीक है, ये सब जो है वो सेंट्रल इंडिया में आएंगे। तो बिल जो है ये कहाँ पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे हमारे राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं, और ये सबसे ओल्डेस्ट भी हैं। क्या हैं बिल्स वाले? सबसे ओल्डेस्ट हैं। बात करते हैं संथल की, तो संथल सबसे लार्जेस्ट है, और पाई कहाँ जाती है? झारखंड में पाई जाती है। क्लियर है। और मुंडा ट्राइब की बात कर ली जाए तो मुंडा मेरे भाइयों कहाँ पाई जाती है? ये भी सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है। मुंडा ट्राइब सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है। खासी ट्राइब पाई जाती है मेघालय में, और कोडाबा जो है ये पाई जाती है कर्नाटक में पाई जाती है ये ट्राइब। क्लियर है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए मेरे भाई सभी दोस्त। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे, समझ आ रहे होंगे। अच्छों से मेरा ये मतलब नहीं है कि देखने में अच्छे हैं या पढ़ने में अच्छे हैं, ये अच्छे ही हैं इन दी पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस जो हैं वो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि हम PYQ सीरीज़ लेके चल रहे हैं, और इसमें जो है हम डेफिनेटली क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में आते हुए देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कौन सी जगह पे महात्मा गांधी ने डू और डाई, करो या मरो का जो नारा है वो दिया था ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे महात्मा गांधी ने किस जगह पे करो या मरो का नारा दिया था? बोलते जहाँ तो कर लो तो जहाँ तो मर जाओ। ठीक है, अब आपके हाथ में है ये बात। ठीक है, तो ये दिया था बॉम्बे में दिया था। कहाँ पे दिया था? बॉम्बे में दिया था। बॉम्बे में कौन सी जगह मेरे भाई? बॉम्बे में कौन सी जगह? तो बॉम्बे में आ जाएगी गोवालिया टैंक मैदान। ठीक है, गोवालिया टैंक मैदान, जिसे कि क्रांति मैदान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रांति मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस जगह पे जो है वो दिया था। तो कब दिया था मेरे भाई? सन 1942 में। 1942 तो आप लगा सकते हैं अंदाजा, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो तभी चल रहा था। ठीक है, क्विट इंडिया 1942 में चल रहा था। इसके सिवा और इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स देख लेते हैं जो चल रहे थे, उनके टाइम पीरियड देख लेते हैं कि कब कब जो है वो चल रहे थे। सॉल्ट मार्च के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, नमक यात्रा। ठीक है, सॉल्ट मार्च, तो ये पूछा जाता है 12 मार्च, 12 ऑफ मार्च 1930 को जो है वो सॉल्ट मार्च हुआ था। चंपारण सत्याग्रह इसका पूछा जाता है, तो 1917 में हुआ था। ठीक है, चोरी चोरा जो है इसके रिलेटेड अगर आ जाए तो 1922 में चोरी चोरा हुआ था। और 1942 में एक और आया था, वो था क्रिप्स। ठीक है, क्रिप्स मिशन। चलिए, क्लियर है। सब जो एक क्वेश्चन जो है ना उसके रिलेटेड के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सबका जो है हम निचोड़ करते हुए चलेंगे, और ऐसा कोई क्वेश्चन जो है हम ट्राई करेंगे कि ना छूट जाए, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले। हम ट्राई करेंगे कि ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन हम कवर कर लें कि जो आपको आपके एग्ज़ाम में आते हुए दिखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कंडक्टेड। देखिए फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की जाए तो लास्ट डे मैं आपको करवा चुका हूँ, पहले 3 सेशन जो है वो मैंने करवाए थे, ठीक है। तो इसका आंसर अभी मुझे देने की ज़रूरत नहीं लग रही, तो इसको मैं एक्सप्लेन ना करके सीधा लिखूंगा। 1885 में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। एक चीज़ मैंने नहीं लिखवाई थी उसमें कि कौन सी जगह, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, इस जगह में हुआ था बॉम्बे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है कि शॉल्स कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इन इंडिया। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इन इंडिया के चेयरमैन जो है वो कौन है। नेशनल इंटीग्रेशन के काउंसिल के जो चेयरमैन है वो हमेशा कौन रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। जो भी करंटली प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो भी करंटली पीएम होंगे वो रहेंगे इसके चेयरमैन। इसमें होते कौन है, मेंबर कौन होते हैं, इसमें होते हैं कौन कौन होते हैं, इसमें होते हैं जो कि आप कह सकते हैं सीनियर लीडर्स, सीनियर लीडर्स जो होते हैं, ठीक है। सीनियर लीडर्स प्लस आप कह सकते हैं पब्लिक फिगर्स जो होते हैं, लोग पब्लिक फिगर्स जो मतलब कि लोगों के बीच में लोकप्रिय होते हैं, ठीक है, वो हो गए। और इनके साथ मिलके क्या करते हैं, एड्रेस दी प्रॉब्लम्स, क्या करते हैं, एड्रेस दी पब्लिक प्रॉब्लम। जो लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के रिलेटेड डिस्कशंस जहाँ कह सकते हैं उनके ऊपर निर्णय लेते हैं ये लोग, ठीक है। कौन, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में। क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इंजेस्ट द कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट प्रोड्यूस बाय अदर फॉसिल्स। देखिए इसमें ये क्वेश्चन किस तरह का बनता है कि दूसरे फॉसिल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, इंजेस्ट कर लेते हैं दूसरे जो हैं, हाँ दूसरे फॉसिल्स, ठीक है। तो उन्हें जो है हम क्या कहते हैं, किस प्रकार का पोषण अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों को निगलता है, ठीक है। दूसरे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया फॉसिल जो है वो क्या कहा जाता है, हेट्रोट्रॉपिक। कहाँ रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर सी में हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की फॉर्म में वो आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज कॉल्ड जाट कास्ट प्लेटो। जाट कास्ट, जाट की जो कास्ट, जाट कास्ट है उनमें प्लेटो किसे कहा जाता था, तो राजा सूरजमल, राजा सूरजमल जो है इनको जो है जाटों का प्लेटो भी कहा जाता था। उस टाइम के पीरियड जब इनका टाइम पीरियड था तो जाट वर्सेस राजपूत के बहुत से युद्ध हुए हैं जिनमें इन जाटों ने राजपूत जो राजा थे उस टाइम के उनको जो है वो डिफीट किया है। क्या किया है मेरे भाई, डिफीट किया है। तो राजा सूरजमल जो है ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट शोज सॉलिडेटरी व्हेन प्लेइंग। सॉलिडेटरी से आप क्या मतलब समझते हैं, उन्होंने बोला है कि कौन सा खेल है जो सॉलिडेटरी दिखाता है। सॉलिडेटरी से आप मतलब समझते हैं यूनिटी, इसमें यूनिटी होती है, रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, करेज और काइंड, ठीक है। ये 2-4 वर्ड जो हैं ये शो होते हैं। तो कौन सा वह ऐसा खेल है इनमें से जिसमें यूनिटी होती है, एक साथ लोग करते हैं। जैसे देखिए फुटबॉल हो गया, एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं, फुटबॉल हो गया, एक गोल करना होता है, एक गोल करना होता है तो उसके लिए पूरी टीम, फुल टीम जो है वो दौड़ती है एक गोल के लिए, तो वो यूनिटी में आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसी तरह से अब इनमें ऑप्शंस में देखिए तो इसमें बास्केटबॉल जो है मेरे भाई बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो कौन सी है। तो कौन कौन से बाइस जो हैं वो हिमालय के साथ जा रहे हैं, जल्दी से आंसर आने दीजिए इसका कि कौन सी जो है लॉन्गेस्ट रेंज है माउंटेन्स की वर्ल्ड में। तो हिमालय वाले भाइयों बिल्कुल गलत हैं आप। तो सबसे लंबी जो है वो कौन सी है, एंडीज़ माउंटेन रेंज। कौन सी, एंडीज़ माउंटेन रेंज। ये बहुत से देशों में से जाती है, जैसे वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, ठीक है, इक्वाडोर हो गया, पेरू, ब्राज़ील, ये साथ साथ के जो हैं, ब्राज़ील नहीं बोलिविया होगा, बोलिविया हो गया, ठीक है। तो इन सभी में से होते हुए जाती है एंडीज। तो ये सबसे जो है वो लंबी है। जो भाई बोल रहे हैं हिमालय, तो हिमालय का सुन लीजिए, हिमालय की रेंज जो है वो कहाँ कहाँ तक है, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना और छोटा सा पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ से होके जो है वो जाती है हिमालय की। तो लॉन्गेस्ट की बात कर लीजिए वर्ल्ड्स की तो एंडीज रहेगी, ठीक है।
तो उसके सिवा यूरल्स पूछा गया है। यूरल्स ये कहाँ के हैं? ये रशिया के हैं। यूरल्स रशिया के हैं और आल्प्स जो हैं ये सेंट्रल यूरोप के, सेंट्रल यूरोप के हैं आल्प्स। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाई व्हाट नेम इज द इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक नाउन? इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है मेरे भाइयों किस नाम से? वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। तो बात की जाए वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो 1944 में इस्टेब्लिश हुई थी वर्ल्ड बैंक। हेडक्वार्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए प्रेसिडेंट जो हैं वो अभी करंटली कौन है? तो प्रेसिडेंट एक इंडियन है, एक इंडियन है, अजय 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 वांगा जो हैं, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी अपने इंडियन है। ईडी भी कौन है? अपने इंडियन है, परमेश्वरम, परमेश्वरम अय्यर। ठीक है, तो ये परमेश्वरम अय्यर जो है ये ईडी हैं वर्ल्ड बैंक के, ये भी अपने इंडियन हैं। ठीक है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो कुछ भाई मेरे इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और हिंदी वाले जो भाई हैं वो हिंदी से भी पढ़ सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, साथ साथ में अपने आंसर्स जो हैं वो देते जाएं। तो पूछा गया है आर्टिकल नंबर 51A के अंडर जो है वो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं? तो कॉमन सी बात है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ उतनी ही होंगी जितनी हैं एक्चुअल में। ठीक है, एक ही आर्टिकल के अंडर सारी आएंगी। तो टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है भाई? टोटल हैं 11। 11 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन अगर बनता है तो पूछा जा सकता है कौन से पार्ट में जो है वो आती हैं? तो पार्ट नंबर 4A में जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी आती हैं। और इसके रिलेटेड रिकमेंडेशन आती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो किसकी रिकमेंडेशन पे जो है वो बनाई गई थी? तो किसकी रिकमेंडेशन पे? सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह। साथ साथ में सभी मेरे दोस्त ट्राई करेंगे कि नोट्स जो है मेरे भाइयों बनाते जाएं, क्योंकि ये हम अपनी सीरीज़ लेके जाएंगे कंटिन्यू आपके एग्जाम्स तक, और ये रिपीट नहीं होंगे क्वेश्चंस, ये बात का याद रखिएगा। ठीक है, तो बेटर है कि अगर आप नोट्स बनाते जा रहे हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन? इनमें से कौन सा जो है एक प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है? प्रेसिपिटेशन क्या होती है? देखिए, कोई भी चीज़ आसमान से गिरती है, लिक्विड फॉर्म में गिरती है। ठीक है, उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। लिक्विड नहीं, सॉलिड भी हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम, मतलब आप कह सकते हैं कि रेन की फॉर्म में। ठीक है, मेन वर्ड यहाँ पे हम प्रेसिपिटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं रेन। ठीक है, तो रेन की फॉर्म में जो चीज़ गिरती है उसे हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन। तो इन ऑप्शंस में से बताइए, हेल, बाला, फॉग या फिर हेज, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? ट्राई कीजिए मेरे भाइयों, आंसर्स देते जाएं आप सभी कमेंट बॉक्स में धीरे धीरे साथ साथ में। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है बिल्कुल सही रहेगा, हेल्स। हेल क्या होते हैं मेरे भाई? ओले, ओले आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, आइस के छोटे छोटे क्यूब राउंड जैसे बने होते हैं। ठीक है, ओले बोलते हैं नॉर्मली। तो ओले जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, क्योंकि भाला जो है ये तो एक अलग ही बढ़ जाएगा। फॉग जो है ना, फॉग क्या होता है? एक स्मोक होता है एक टाइप का। ठीक है, वो नीचे नहीं गिरता, वो आसमान में ही रहता है। हेज जो है ये क्या होती है? ये भी एक टाइप की डस्ट होती है, या स्मोक कह सकते हैं आप इसको भी, ये रहता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये उसकी कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे भाइयों बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अभी एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर स्टार्टिंग्स में आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मेरी बात एक ध्यान से सुन लीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं घबराने की कोई बात नहीं है। बस इतना याद रखो कि अभी हम सीख रहे हैं। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं मेरे भाइयों? सीख रहे हैं। जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, जो क्वेश्चंस हम एक बार पढ़ लेंगे, अगर उसके बाद नहीं आएंगे तो फिर हमें निराश होने की जो है वो ज़रूरत होगी, क्योंकि हमने पढ़ी हुई चीज़ हमें नहीं आ रही है। क्लियर? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द सिंथेसाइज्ड मोलिक्यूल रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर
रेस्पिरेशन पूछा गया, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, जो रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं मॉलिक्यूल्स, उन्हें हम जो है वो किस फॉर्म में जानते हैं या किस नाम से जानते हैं। ऑप्शंस सभी क्वेश्चन में आपको दिए रहेंगे, अभी आपकी ड्यूटी है कि आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए, एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नाम लिख लीजिए, ये किसका नाम है पूरा, एटीपी का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है, ठीक है। तो एटीपी जो है ये क्या करता है, ये प्रोसेस करता है माइटोकॉन्ड्रिया, किसी भी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जो है प्रोसेस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है मेरे भाइयों, क्वेश्चन बन सकता है माइटोकॉन्ड्रिया पे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्या क्या बोलेंगे इसके, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, विच इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द इंटर्म गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946। 1946 की बात की गई है, उस टाइम पे इंटर्म गवर्नमेंट के हमारे डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो उस टाइम पे कौन थे। बहुत बढ़िया, सभी दोस्त ट्राई करेंगे आंसर देने का साथ साथ में। तो बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन नंबर बी इसमें मेरे भाई बिल्कुल ठीक रहेगा। रिव्यू वगैरह जो है मेरे भाई वो क्लास जैसे ही खत्म होगी आप सभी को रिव्यू वगैरह देते हुए जाइएगा क्लास का, ठीक है, कि कैसी लग रही है। क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस की गारंटी मैं लेता हूँ, क्वेश्चंस आपको एकदम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस के टेंशन मत लीजिए, बस आप रिव्यू दीजिएगा कि क्लास समझ आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर। चलिए, तो सरदार बलदेव सिंह जो है उस टाइम के कौन थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्टर भी याद रख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो लियाकत अली खान, लियाकत अली खान। राइटिंग वगैरह समझ आ रही है ना मेरी भाई, इतनी गंदी तो नहीं लग रही कि समझ ही ना आए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन एरिया इन पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया जो है वहाँ का पूछा गया है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ा एरिया जो है वो कौन सी रिवर का है, सबसे बड़ा। पेनिनसुलर एरिया पता है ना आप सभी को भाई कौन सा है, ठीक है। मेरे यार चलो ट्राई करता हूँ थोड़ा सा बनाने का, बट ज़्यादा अच्छा नहीं है। चलिए ये मान लीजिए, आप गैस कर लो कि ये इंडिया का मैप है, ठीक है। और इसमें ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये एरिया है पेनिनसुलर एरिया, जो कि किससे बना है, लावा के फॉर्मेशन से, लावा से बना हुआ है। इसके पीछे का प्रूफ क्या कि सर लावा से ही बना हुआ है, यहाँ की ब्लैक सॉइल है। कौन सी सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल किसके लिए यूज़फुल है, कॉटन के लिए यूज़फुल है। कॉटन जो है ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छा होता है, अच्छे लेवल पे होता है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए अब बात करते हैं हम उस रिवर की। तो रिवर कौन सी रहेगी मेरे भाइयों, तो गोदावरी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, जो कि कहाँ से निकलती है, नासिक से निकलती है, क्लियर है। नासिक कहाँ पे आ जाएगा, महाराष्ट्र में आ जाएगा। महाराष्ट्र की लोकेशन की बात कर ली जाए तो ये रही महाराष्ट्र की लोकेशन, क्लियर है। चलिए किसी भाई को कोई अगर डाउट वगैरह रह जाए ना तो वो बता दीजिएगा, लाइव में हो सके तो ऐसे बता दीजिए, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, वहाँ पे भी आपका जो है वो डाउट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया, ऑल सिंथेटिक फाइबर्स यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम। जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, पेट्रोलियम का यूज़ करके जिन्हें प्रिपेयर किया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है। तो पेट्रोकेमिकल नाम से जितने भी आप कह सकते हैं फाइबर्स को हम बनाते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम का यूज़ करके, उन सभी को जो है वो पेट्रोकेमिकल कहा जाता है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरे भाई बिल्कुल सही होता हुआ दिखेगा, पेट्रोकेमिकल, ठीक है। जो भी केमिकल है मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें पेट्रोकेमिकल कहते हैं। और इन्हें मेनली जो है मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक्स में कौन आते हैं, जैसे कि नायलॉन हो गया और साथ में एक्रिलिन हो गया, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हु वॉज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। वाइट रेवोल्यूशन के पिता जो हैं, वाइट रेवोल्यूशन के सफ़ेद क्रांति के जनक जो है मेरे भाई, किसे कहा जाता है। दो क्वेश्चन बनेंगे, एक बनेगा वाइट रेवोल्यूशन पे और एक बनेगा ग्रीन रेवोल्यूशन पे, तो दोनों जो है वो आपको कवर करवाता हुआ चलूंगा। तो वाइट रेवोल्यूशन की बात की जाए तो वर्गीस कुरियन जो है बिल्कुल हमारा सही आंसर रहेगा, जो कि किसके रिलेटेड थी वाइट रेवोल्यूशन मेरे भाइयों, तो मिल्क के रिलेटेड थी।
तो एम एस स्वामीनाथन जो हैं ये फादर आएंगे किसके, ग्रीन रेवोल्यूशन के। किसके, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर आएंगे। इस रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, HYV हाई याइल्ड वैरायटी सीड्स जो हैं इनका यूज़ करने लगे थे, जो कि स्पेशली किस में किया था, वीट में किया था। वीट क्या होता है मेरे भाई, गेहूं जो है, गेहूं में किया गया था, जिससे उत्पादन अच्छे लेवल पे बढ़ सका था हमारा। क्लियर। और एक और नाम देखिए बीच में, जो साउथ के बच्चे हैं ना, अगर उनकी साइड का पेपर होगा तो उनमें ये क्वेश्चन आ सकता है, चिदम्बरम सुब्रमण्यम जो है इनके ऊपर आ सकता है कि ये जो है किस नाम से जाने जाते हैं। तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम जो है मेरे भाइयों, इन्हें जाना जाता है, तमिलनाडु के कहा जाता है इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तमिलनाडु के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्लियर है मेरे भाई, किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं? अगर कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। क्लियर, डाउट जो है वो आपके मैं क्लियर करूंगा। ये कमेंट क्यों डिलीट कर रहे हो भाई, कमेंट्स करके मेरे को बताइए ज़रा, क्या आंसर गलत आ रहे हैं आपके? कोई बात नहीं यार, आ रहे हैं तो आने दो, ठीक है। शेख हो गया, चेमयुंग, बिलाल, कोई बात नहीं, आ रहे हैं गलत आने दो, उसमें क्या है यार, कुछ नहीं होता, ठीक है, डिलीट मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी लोकेटेड इन ब्रिटिश इंडिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, जो है उसका ब्रिटिश इंडिया के दौरान मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर मेरे भाई कहाँ था। क्लियर, उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ था। अगर तो कांस्टेबल का पेपर आएगा, ठीक है, तो कांस्टेबल के पेपर में ऐसे ऑप्शंस रहेंगे, तो हम आंसर करेंगे क्या, मद्रास कर लेंगे। अगर मान लो कांस्टेबल के ऊपर लेवल का पेपर आ गया थोड़ा, अगर आप किसी ऊपर लेवल के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, SI की कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जब ये आएगा ना, तो उसमें मद्रास की जगह पता क्या आएगा, मद्रास की जगह उस जगह का नाम आएगा, अदयार करके उस जगह का नाम है, ठीक है, जो कि कहाँ पड़ती है, मद्रास में पड़ती है। क्लियर, तो ये है कहाँ पे, अभी करंटली जो है, करंटली कहाँ पे है, चेन्नई में। क्लियर, करंटली कहाँ पे है मेरे भाई, चेन्नई में, ठीक है। और अगर बात कर ली जाए इसकी फाउंडेशन की, अगर इसकी बात की जाए, फाउंडेशन की बात की जाए, तो 1875 जो है मेरे भाई बिल्कुल सही टाइम पीरियड रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया, बाजिद पठान, बहुत बढ़िया मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following in humans remove the excretory substance in the form of soluble nitrogen compound? excretory कौन से होते हैं सब्सटेंस जिन्हें हम बाहर निकालते हैं? आप एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं मलमूत्र, ठीक है। ह्यूमन में से रिमूव की बात की गई है, तो उन्हें जो है वो क्या कहा जाएगा, नाइट्रोजन जो है वो इन्होंने पूछा है कि कहाँ पे होते हैं, ठीक है, कहाँ से वो हटाए जाएंगे। तो किडनी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा हमारा, किडनी। बट किडनी आप कहोगे कि सर आप तो हमें पागल बना रहे हो, किडनी तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। आप कहोगे सर किडनी तो ऑप्शन में नहीं है, बट एक दूसरा नाम भी है जो कि किडनी में होता है, वो क्या होता है मेरे भाई, नेफ्रॉन्स, ठीक है, नेफ्रॉन इन दी किडनी, ठीक है, नेफ्रॉन होता है जो किडनी में, उसके द्वारा। और ये किस फॉर्म में निकलता है मेरे भाई, इन द फॉर्म ऑफ, देखिए अगर कुछ लिख नहीं रहा हूँ तो वो मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ में नोट्स बना लीजिए मेरे भाई, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में फ्री होके जो है तब नोट बना लीजिएगा, ठीक है। बट कीजिएगा ज़रूर यार, आपके लिए बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट रहेगा, रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा मेरे भाई। एक बार जॉब लग जाएगी सब बदल जाएगा, थोड़े दिन है, कर लो मेहनत, ठीक है। नेफ्रॉन्स में होता है, नेफ्रॉन कहाँ आएगा, किडनी में आएगा। और किस फॉर्म में निकलता है, यूरिया एंड एमोनिया जो है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड इन द वर्ल्ड। एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, देखो हम क्या करते हैं पढ़ते दौरान ना, मान लो कि मैंने अभी पूछ लिया कि किस टाइप का कह दूँ, कुछ भी कह लो, एक हाईएस्ट माउंटेन पूछ लिया मैंने, क्वेश्चन में पूछ लिया हाईएस्ट माउंटेन बताओ, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन बताओ। और आप सभी को पता है कि हिमालय जो है वो सबसे ऊंचा है, बट मान लो मैंने ऑप्शन में जो है वो हिमालय दिया ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में जो है एग्जामिनर है उसने हिमालय दिया ही नहीं है, उसने जो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है वो दे दिया। मान लो उसने K2 दे दिया है ऑप्शन में, ठीक है, अरावली हिल्स दे दी, शिवालिक हिल दे दी, उदयगिरी हिल्स दे दी, ठीक है, ये दे दिया। अब आप बोलोगे कि नहीं नहीं ये तो क्वेश्चन गलत है,
एग्जामिनर ने तो इसमें क्या किया है, एग्जामिनर ने इसने हिमालय तो दिया ही नहीं है, जबकि हिमालय आएगा। बट मेरे भाइयों वहाँ पे आपको क्या करना है, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से देखिए इन चार में से हाईएस्ट जो है वो कौन सा है। अगर तो ऑप्शन नंबर ए है तो ऑप्शन नंबर ए के साथ टिक करके आ जाइए। ये मत सोचिए कि ये गलत है, इसका हमें प्लस मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड वाली जगह जो है देश में कौन सी है। वर्ल्ड में पूछा गया, यहाँ पे वर्ल्ड में, संसार में। क्लियर, तो क्या आंसर रहेगा हमारा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मेरे भाई, जल्दी से आंसर आने दें सभी दोस्त। बहुत बढ़िया, तो चाइना जो है बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, चाइना जो है बिल्कुल सही। चाइना में कौन सी जगह है, तुरपन करके एक जगह है जिसका सबसे हाईएस्ट जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के करीब। बट सबसे ज़्यादा जो है वर्ल्ड में, एक्चुअल बता रहा हूँ, एक्चुअल जो है वो कहाँ हुआ है, यूएसए में। ठीक है, यूएसए में कितना है, 56 डिग्री प्लस जो है प्लस सेल्सियस जो है वो यूएसए में रिकॉर्ड किया गया। बट मैंने यूएसए क्यों नहीं बोला, क्योंकि ऑप्शन में यूएसए नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चाइना। अब बोलोगे ये हुई ना सर बात, ठीक है ना, तो चाइना जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर इनकेस यूएसए दिख जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिख जाता है, तो मेरे भाइयों आप इसके साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास कैसी लग रही है, एक बार सभी दोस्त लाइक वगैरह करके बता दीजिए, कमेंट में बता दीजिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डेली अपने आप ने मुझे 30 से 40 मिनट देने हैं, दैट्स इट। आपके एग्ज़ाम तक आपकी जीके की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। Which one is the article of Indian Constitution related to protection of minorities? Minorities जो होते हैं, अल्पसंख्यक लोग जिन्हें हम कहते हैं, minorities में एक्चुअल होता क्या है, ठीक है। minorities देखो, अब मान लो ये एक बड़ा सा कुछ एक जगह है, एक गांव है, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइप के लोग हैं, 3 टाइप के लोग हैं, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं इस गांव में, टोटल हैं 40 लोग, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ए टाइप के लोग जो हैं वो कितने हैं, 20 हैं, ठीक है। बी टाइप के लोग जो हैं वो कितने हैं, बी टाइप के लोग आ जाएंगे 15 आ जाएंगे, और सी टाइप के लोग जो हैं वो कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। अब ये जो 5 लोग हैं ना सी टाइप के, ये इन सब में से कम हैं, तो ये जो सी टाइप के लोग हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, माइनॉरिटीज़ कहेंगे, ठीक है। एक जगह में जो लोग कम होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है, उन्हें हम माइनॉरिटीज़ कहते हैं। तो बात यहाँ की गई है इन लोगों की, टाइप सी के जो लोग हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए मेरे भाइयों कौन सा आर्टिकल जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो 2 आर्टिकल्स जो है वो मेनली यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से, एक तो आ गया हमारा 29 एंड इसके साथ साथ आप लिख लीजिए 30। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये 2 आर्टिकल हैं जो मिनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही रहेगा। चलिए बाकी के आर्टिकल्स भी देख लेते हैं जो साथ में दिए हुए हैं। आर्टिकल 26 दिया हुआ है, ये क्या करता है, मान लो आपका कोई भी धर्म है, ठीक है, आप ए धर्म से हो, आपका धर्म है जो वो है ए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ये आर्टिकल 26 के अंडर उस धर्म में, उस धर्म के लिए आप कोई भी संस्थान खोल सकते हो, उसके लिए इंस्टीट्यूट बना सकते हो। मान लो आपके धर्म में ऐसे करके घर बनाते हैं, तो आप अपने धर्म के लिए ये घर बना सकते हो। मान लो चैरिटी के लिए भी आप कुछ बना सकते हो। तो ये इसकी आज़ादी जो है वो हमें क्या देता है, कौन देता है, आर्टिकल नंबर 26। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो एक बार फिर से वीडियो पीछे करके जल्दी से देख लो, सुन लो, डेफिनेटली समझ आएगा, ठीक है। तो इन तरह से जो है क्वेश्चंस को याद कीजिए। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 24 की। तो आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है मेरे भाइयों, कि 14 साल से कम, 14 ईयर्स से बिलो के जो बच्चे हैं उनको काम पे नहीं जाएंगे, ठीक है, उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। स्पेशली कौन से, माइंस के काम हो गए, ठीक है। इस टाइप के जो काम है जिनसे हेल्थ के रिलेटेड जो है मेरे भाई नुकसान हो सकता है, या कोई भी टाइप का कह सकते हैं। 14 ईयर्स तक जो है एजुकेशन कंपलसरी है। क्या है, एजुकेशन कंपलसरी है। तो 14 साल के बच्चों का अगर काम करवाया जाता है तो वो चाइल्ड लेबर के अंडर आएगा। क्लियर, चलिए एक और आर्टिकल बच गया हमारा, आर्टिकल नंबर 17 बच गया। तो ये है अनटचेबिलिटी का, अनटचेबिलिटी, ठीक है।
छुआछूत जिसे हम नॉर्मली कहते हैं। आर्टिकल 17 क्या कहेगा? छुआछूत। अगर कोई व्यक्ति कहता है ये गांव है, ये ए गांव के यहाँ पे 50 लोग हैं, बी टाइप के जो हैं वो 10 लोग हैं, 50 वाले कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हम बड़े लोग हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमारी संख्या ज़्यादा है, तुम जो है तुम हमारे यहाँ से कुछ काम नहीं कर सकते, हमारे यहाँ का पानी नहीं पी सकते, ऐसा वैसा। तो ये जो है आर्टिकल नंबर 17, ये उस चीज़ से हमारी रक्षा करेगा, हमारी प्रोटेक्शन करेगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे मेरे भाइयों सभी को। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाएगा किसी भाई को तो वो भी बता सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पुर्तगीज एक्सप्लोरर हु डिस्कवर्ड द न्यू सी रूट। देखो, जब भी बात आती है समुद्री रास्तों की तो नाम एक जो है आप सभी ने भली भांति जो है वो जानते होंगे और अच्छे से उस नाम से सभी दोस्त वाकिफ भी होंगे। वो नाम क्या है? वास्को डा गामा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, समुद्री रास्तों की जो है सबसे पहले खोज जो है किसने की थी? तो वो था वास्को डी गामा, जो कि कौन था? पुर्तगीज था, पुर्तगाल से आया हुआ था। क्लियर है। और सन की बात कर ली जाए तो 1498 जो है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, कौन सा? 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जस्ट अ मिनट, ये क्या हो गया? ओके, तो बैक टू स्क्रीन। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन अ कंट्री ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल अटैक और आर्म्ड रिवेलियन। उस सिचुएशन को, उस इमरजेंसी को हम क्या कहेंगे जिसमें कि कंट्री में युद्ध चल रहा हो, एक्सटर्नल अटैक मतलब पड़ोसी देश या कोई दूसरे देश जो है वो हमला कर रहे हो, आर्म्ड रिवेलियन चल रहा हो, तो वो कौन सी जो है इमरजेंसी आएगी? टोटली जो है मेरे भाइयों 3 टाइप्स की इमरजेंसी जो है वो लगती हैं। चलिए लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 352, फिर दूसरे नंबर आर्टिकल 356 और तीसरे नंबर पे आ जाएगा आर्टिकल नंबर 360। ये 3 जो हैं चेमजोंग, बिल्कुल सही मेरे भाई, बहुत बढ़िया। 3 जो हैं ये आएंगे इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 352 जो है ये क्या कहता है? ये कहता है नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल नंबर 356 क्या कहता है? ये कहता है प्रेसिडेंशियल रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, और आर्टिकल 360 क्या कहता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्लियर है, यहाँ तक ठीक है। तो ये जो स्टेट इमरजेंसी है ना, या प्रेसिडेंशियल रूल है, ये कैसे लगता है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, क्योंकि स्टेट का हेड कौन होता है मेरे भाई? तो गवर्नर होता है। ठीक है, देखो जब मान लो कि आर्थिक तंगी आ जाएगी, फाइनेंशियल पैसे के रिलेटेड आ जाएगी, तो लगेगा आर्टिकल नंबर 360। ठीक है, जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है। मान लो कि कोई स्टेट है, वहाँ पे बहुत दंगे हो रहे हैं, जो वहाँ का सीएम है, गवर्नर है, उनसे संभाला नहीं जा रहा है, हद से चीज़ें बाहर हो गई हैं, तो वहाँ पे लगेगा आर्टिकल नंबर 356। और जब लड़ाई हो गई, मान लो कि इंडिया की, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, किसी के साथ भी युद्ध हो जाता है, बाहर के किसी देश के साथ लड़ाई हो जाती है, सब दंगे फसाद हो रहे हैं। ठीक है, जैसे रशिया का चल रहा था अभी, ठीक है, ईरान इराक का चल रहा था, वैसा कुछ हो जाता है, तो आर्टिकल 352 जो है वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद कर लीजिएगा। और ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among the following is known as the architect of Indian economy? देखिए आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन आता है, इंडियन आता है। बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे क्योंकि यहाँ पे 2-3 नाम आएंगे, बट यहाँ पे इकोनॉमी जो शब्द आगे दिया हुआ है, यहाँ से जो है आपके जो डाउट कह सकते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब बात कर ली जाए आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी की, तो मोक्षा गुंदम। ठीक है, मोक्षा गुंदम जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर सिंपल पूछा हो आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, तो हमारा आंसर क्या रहेगा मेरे भाई? जवाहरलाल नेहरू। अगर सिंपल आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया पूछा होगा, ठीक है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी पूछा होगा तो मोक्ष गुंडम रहेंगे। अगर इसके सिवा पूछ लिया जाए आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग पूछ लिया जाए, कौन सा? आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। यार राइटिंग का मेरा थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इतनी पहचान में पता नहीं आपको आती होगी कि नहीं, बट चलो टाइम के साथ साथ जो है वो मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो अगर पूछ ले जाए आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया तो पीसी महालनोबिस।
महाल नोबिस बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आपको मैंने 5 ईयर प्लान के करवाए थे, उसमें बताओ मेरे को महाल नोबिस प्लान जो है वो कौन से 5 ईयर में आया था, जल्दी से बता दो। तो सेकंड 5 ईयर प्लान, कौन सा, सेकंड 5 ईयर प्लान में जो है महाल नोबिस प्लान लगा था। क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ साथ में, या फिर नोट डाउन करते जाया करो मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द फाइनेंस कमीशन एज मेंशन इन आर्टिकल 280। आर्टिकल नंबर 280 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंस कमीशन का जो नेचर है वो कैसा बताया गया है। ठीक है, एक चीज़ देखो, फाइनेंस कमीशन के अंडर क्या था कि 2 जगह में पावर जो है वो डिवाइड होती है, सेंटर में भी रहती है और स्टेट में भी रहती है। यहाँ पे सेंटर स्टेट में पावर डिवाइड हो जाए तो उसे हम कहते हैं क्वासी। ठीक है, तो क्वासी जुडिशियल जो है ये बॉडी रहेगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स रिक्वायर्ड और नेट। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है यार, बताओ जल्दी से आंसर दो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से। इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा खेल है जिसमें नेट का ज़रूरत होता है, नेट की ज़रूरत होती है। नेट क्या होता है, मान लो ये ऐसे गेम खेल रहे हो, ठीक है, इसमें ये जालीदार लगा होता है ना, ये इसे बोलते हैं नेट। बताओ अभी जल्दी से, बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर आने दो, जल्दी जल्दी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बैडमिंटन जो है बिल्कुल सही। चेस में क्या होगा, चेस में कहाँ नेट लगेगा, चेस में तो ऐसे ऐसे डिब्बे बने होते हैं। कबड्डी में 7 बंदे इधर 7 बंदे इधर। कबड्डी में क्वेश्चन पूछते हैं भाई कि कितने प्लेयर होते हैं ईच टीम में, तो 7 प्लेयर्स ईच टीम। ठीक है, हर एक टीम में 7 बंदे होते हैं। खो में तो ऐसे पोल्स लगे होते हैं 2, इधर उधर भागते हैं, इनमें से भाग भाग के। ठीक है, ये होता है। तो बैडमिंटन वाले भाई बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया बोला गया है, इंडिया नहीं है, याद रखें, इंडिया नहीं, एशिया की बात की गई है। तो एशिया की बताइए सबसे लंबी। ठीक है, तो मेकोंग जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जिसकी लगभग इतनी हाइट है, लेंथ है सॉरी। ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेटली बोलने का क्या मतलब है कि थोड़ी बहुत ही पॉइंट्स में, मीटर्स में आगे पीछे हो सकती है। क्लियर। तो ये जो है ये कहाँ बहती है, म्यांमार से बहती है, म्यांमार से बहती है। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा एक और नाम, जैसे कि मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में एग्जांपल दिया था ना माउंटेन वाला कि हाईएस्ट कौन सा है, तो वैसे ही एक नाम और याद रखिएगा, येलो रिवर करके, येलो रिवर करके। ठीक है, येलो रिवर ये बहती है कहाँ पे, चाइना में बहती है। ये 5000 प्लस है इसकी, कुछ 5100 200 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अगर येलो रिवर मेंशन होगा तो ऑप्शन नंबर येलो रिवर वाले के साथ हम जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेकोंग के साथ हम जाएंगे, जो म्यांमार से बहती है और उसकी लेंथ जो है अप्रॉक्सीमेटली इतनी है। ठीक है, फिर इसके सिवा एक और दूसरी ये जो है ना सालवेन करके, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये तिब्बत प्लेट्यू से बहती है। कौन से तिब्बत प्लेट्यू से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट। दी वर्ड जंप बॉल इज, वर्ल्ड नहीं आएगा यहाँ पे, वर्ड आएगा सिर्फ। ठीक है, एल मिटा दीजिए, सॉरी क्या हो रहा भाई, हाँ सिर्फ वर्ड लिखिए। ठीक है, इन्होंने पूछा कि जंप बॉल जो है ये शब्द जो है इनमें से किस खेल से संबंधित है, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल। किस में जंप जो है वो जंप बॉल जिसका उपयोग होता है। ठीक है, बास्केटबॉल में क्या होता है भाई, यहाँ पे बास्केट बना होता है। ठीक है, जंप करके यहाँ पे बॉल डालते हैं। अब आप कहोगे कि सर किक भी जंप करके लगाते हैं, बाईसाइकिल किक बोलते हैं इसको। ठीक है, वॉलीबॉल में आप कहेंगे सर सर्विस जो है सर्विस देते हैं जंप करके। बट सुनिए, बास्केटबॉल में क्या होता है, जब टॉस होता है ना, ठीक है, जब टॉस होता है 2 प्लेयर खड़े होते हैं, एक इस साइड होता है, एक इस साइड होता है। ठीक है, ये बीच में रेफरी होता है, इधर कहीं खड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो रेफरी क्या करता है, बॉल को, बास्केटबॉल को ऊपर हवा में उछालता है। ठीक है, ऊपर हवा में उछालेगा, जिस टर्म को हम क्या बोलते हैं, जंप बॉल बोलते हैं। ठीक है, इसी टर्म को बोलते हैं हम जंप बॉल। फिर जब ये बॉल नीचे गिरती है, 3 डिप्स लेती है, 3 टप्पे खाती है, तो उसके बाद जो है वो गेम स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो भाई मैं जीके जीएस पढ़ा रहा हूँ, जीके जीएस ही पढ़िएगा, मेरे से ड्राइंग मत सीखिएगा। ठीक है, ये मेरी ड्राइंग जो है ये मत सीखिएगा, इसको साइड रहने देते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का अंतिम और आखिरी क्वेश्चन मेरे भाइयों आप सभी के सामने है। हु कैन इंक्रीज, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से,
डेफिनेटली सभी बच्चे आंसर्स दे पाएंगे इसका, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा। हु कैन इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, कौन है भाई जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है? थ्रू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के दौरान। हेल्प स्ट्रेंथन, ठीक है, ताकत होने में, मजबूत होने में, मोराल उठाने में। मोराल होता है ऐसे कॉन्फिडेंस होता है ना यार, डाउन हो जाता है, सामने बड़े बड़े प्लेयर हैं यार, ये सभी नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, हम स्टेट लेवल के हैं, इनके सामने क्या खेलेंगे। बट नहीं, वहाँ पे वो इंसान क्या करता है, बोलता तुम किसी से कम नहीं हो। ये बात याद रखो, तुम भी, ये जो नेशनल लेवल के हैं ये भी इन्हीं में से निकल के गए हैं, तुम इनको टक्कर दे सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे मोराल बढ़ाएगा। फिर आगे बोला कि एक्ट एज अ फ्रेंड। अगर मान लो कि तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, फिर वो दोस्त की तरह तुम्हारे कंधे पे हाथ रखेगा, बोलेगा कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं होता, नहीं हुई तो नेक्स्ट मैच में फोड़ लेंगे इनको, उसमें क्या है, ठीक है। और साथ में समझाएगा भी। काउंसलर, काउंसलर होता है जो अच्छे से गाइड करते हैं, समझाते हैं। फिर वो आपकी गेम खत्म होने के बाद आपको समझाएगा मेरे भाई कि तूने जो है वो यहाँ पे गलती की, तूने यहाँ पे गलती की, इस चीज़ को सुधारो। तो ये सभी काम जो है ये कौन करता है? बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, बाजिद, बिलाल, चेमजोंग, बिल्कुल सही। तो कोच जो है एक गेम का या एक टीम का जो होता है, कोच जो होता है वो ये सारे काम करता है, ट्रेनिंग भी देता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, स्ट्रेंथ करता है, मोरल अप करता है, काउंसलर होता है और एज अ फ्रेंड भी जो है हमारे साथ ट्रीट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। तो क्वेश्चन में पूछा गया एडेरेंस ऑफ हनी बी, मधुमक्खियों के पालन को जो है वो क्या कहा जाता है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस जो हैं वो हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, अच्छे से PYQ बेस्ड हैं और इनको अच्छे से खंगालते हुए चलेंगे, ठीक है। आप सभी से उम्मीद करूंगा कि नोट्स वगैरह जो है वो बना लीजिएगा साथ साथ में। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट दिया है इन्होंने वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर में क्या करते हैं? रेयरिंग ऑफ अर्थवॉर्म, रेयरिंग ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या होता है मेरे भाइयों? केचुआ, ठीक है। अर्थवॉर्म जो है, केंचुए जो है वो पालते हैं वर्मी कल्चर में। फिर उसके बाद आता है एपीकल्चर। एपीकल्चर में क्या करते हैं ये? हनी वीज को जो है वो पालते हैं, जिनसे शहद जो है ये बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है? सिल्वी कल्चर। ये क्या है मेरे भाइयों? सिल्वी कल्चर ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है? फॉरेस्ट से रिलेटेड है। और फोकस जो है इसमें किस पे किया जाता है? फोकस किस पे होता है? टिम्बर के ट्री पे। कौन सा? टिम्बर पे इसका फोकस होता है। क्लियर। और लास्ट कौन सा है? सेरीकल्चर जो है, जो कि रॉ सिल्क जो है वो प्रोड्यूस करता है। सिल्क क्या होती है मेरे भाई? रेशम, ठीक है। क्या होती है? रेशम। रॉ सिल्क जो है वो प्रोड्यूस करता है। कैसे? कैटरपिलर्स को पालते हैं इसमें। कैटरपिलर्स जो होते हैं, रेशम के कीड़े या रेश के कीड़े हम जिन्हें नॉर्मली कहते हैं, उनको पाल के, ठीक है। तो वर्मी कल्चर अर्थवॉर्म्स को पालते हैं, कीचुओं को। एपीकल्चर जो है इसमें हमारा सही आंसर रहेगा, जिसमें हनी बीज को पाला जाता है। सिल्वी कल्चर ये फॉरेस्ट के रिलेटेड होता है मेरे भाई, इसमें टिम्बर का जो ट्री होता है उसमें मेनली फोकस रहता है। और सेरी कल्चर जो है ये आ जाएगा किसके रिलेटेड? ये आ जाएगा सिल्क के रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहले संसद अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे किसकी बात की गई है मेरे भाइयों? पहले अध्यक्ष की, चेयरपर्सन की। चेयरपर्सन कह लीजिए, स्पीकर कह लिए लोकसभा का, ठीक है, सॉरी लेजिस्लेटिव बॉडी का। क्लियर है। तो क्या आंसर रहेगा हमारा? GV मावलांकर जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगर इनके फुल नेम की बात की जाए तो गणेश वासुदेव, गणेश वासुदेव मावलांकर जो है इनका फुल नेम है। अगर इसके सिवा क्वेश्चन क्या बनता है, एक दो और क्वेश्चन बनते हैं टाइप पे, वो बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे। किस पे बनते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स पे, ठीक है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि फर्स्ट टेम्परेरी जो हैं, फर्स्ट टेम्परेरी चेयरपर्सन जो हैं वो कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो इसमें हमारा क्या आंसर रहेगा? सच्चिदानंद जी, सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये फर्स्ट टेम्परेरी चेयरपर्सन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और अगर बात कर ली जाए परमानेंट की, परमानेंट की मेरे भाइयों अगर बात कर ली जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी क्वेश्चन में मेरे भाई को कोई डाउट रह जाए तो आप बेझिझक जो है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है तलाक का मीनिंग जो है वो क्या होता है उर्दू लैंग्वेज में? तलाक मीन इन उर्दू। तो तलाक शब्द जो है ये
मुस्लिम पीपल्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं किसके लिए? मैरिज ब्रेकडाउन के लिए। किसके लिए? मैरिज ब्रेकडाउन के लिए। जैसे नॉर्मली इंग्लिश में इसका शब्द होता है डाइवोर्स, ठीक है, तो वैसे ही मैरिज ब्रेक जो है बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। बट अभी जो है ये तलाक शब्द जो है या डाइवोर्स का जो ये सिस्टम था ये बैन कर दिया गया था। इसमें एक्चुअली क्या था, पहले कैसे होता था कि 3 बार जो है अगर मुस्लिम्स जो होते थे अगर उनको डाइवोर्स लेना होता था तो बिना कोई कोर्ट केस के या बिना ऑफिशियल कार्रवाई के सिंपली 3 बार तलाक बोलते थे और वो बीवी को डाइवोर्स दे देते थे, ठीक है। बट ये बैन हो गया है, अब बैन हो गया है। कब से हुआ है बैन मेरे भाइयों? तो ये हुआ है 22 अगस्त 2017 से। 22 अगस्त 2017 से ये बैन हो गया हुआ है। क्लियर है? समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस? ठीक है। किसी क्वेश्चन में फिर से बोल रहा हूँ, कोई डाउट रह जाए तो पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और ट्राई कीजिए मेरे भाई कि जिन जिन भाइयों को जो जो आंसर्स आते हैं वो साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाएंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who started the permanent settlement in Bengal and बिहार इन 1793? बंगाल और बिहार में परमानेंट सेटलमेंट से आपका क्या समझ रहे हैं? जमींदारा सिस्टम। क्या समझ रहे हैं मेरे भाइयों? जमींदारा सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, ठीक है। ज़मींदारी सिस्टम जो है बेसिकली आप कह सकते हैं ये किसने स्टार्ट किया था? बिहार और बंगाल में। ज़मींदारी सिस्टम में क्या था कि जो भी किसान भाई थे हमारे, जो भी पीजेंट्स थे उस टाइम पे, उनको एक लैंड ऑफ पीस दे दिया जाता था और जिससे उनको फिक्स अमाउंट ऑफ मनी, क्या दिया जाता था? फिक्स अमाउंट ऑफ मनी, फिक्स अमाउंट ऑफ मनी जो है वो पे करते थे किसको? कंपनी को। कंपनी कौन सी कंपनी? ब्रिटिशर्स की जो कंपनी थी, ब्रिटिशर्स को पे करते थे वो एनुअली, ठीक है, सालाना पे करते थे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं आपको फिर से विश्वास दिला देता हूं, जीके जीएस जो है हम पूरी तरह से अच्छे से कवर करने वाले हैं मेरे भाइयों। स्टार्टिंग से जुड़ जाओ, अगर आप अभी भी जुड़े हो स्टार्टिंग से क्लासेस देखना शुरू कर दो। एक एक चीज़ जो है हम लास्ट पॉइंट तक अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे और आपको, आपसे मेरा प्रॉमिस है कि आपको कोई शिकायत जो है वो जीके जीएस में नहीं रहेगी, ठीक है। बाकायदा अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, ध्यान लगा के पढ़ते हैं और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे जिम्मेदारा सिस्टम की। तो मेरे भाई जिम्मेदारा सिस्टम जो है ये किसके द्वारा लाया गया था? परमानेंट सेटलमेंट हम जिसे कह सकते हैं। तो क्या आंसर रहेगा इसमें? कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उसके सिवा देखिए एक और नाम है, डलहौजी करके नाम है। डलहौजी जो है ये किसके लिए जाना जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करके जो है इसके लिए जो है डलहौजी जो है वो जाना जाता है। इसमें एक्चुअल में था क्या, इसमें इन्होंने क्या बिल पारित किया था कि अगर कोई राजा है उसका अगर सगा बेटा होगा तो वही जो है आगे राज्य संभालेगा। अगर किसी राजा का आगे सगा बेटा जो है वो नहीं है, अगर उसने अडॉप्ट किया है कहीं से, या किसी का लिया है, या चचेरा बेटा है, या ऐसा कुछ कह लो, तो वो जो सारी ज़मीन है, सारा जायदाद राज्य है, वो किन के अंडर आ जाएगा? ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा। इसकी एग्जाम्पल हमें देखने को क्या मिलती है? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो वो जो है वो इन्हीं की एग्जाम्पल है, ठीक है। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का भी जो बेटा था वो कहा जाता था कि ये इनका सगा बेटा नहीं था, तो इसलिए रानी लक्ष्मीबाई इनके खिलाफ हुई थी। उसके सिवा एक और ऑप्शन है, हेस्टिंग करके है, ठीक है, वेरिन हेस्टिंग करके। तो हेस्टिंग किस नाम से जाना जाता है? ये फर्स्ट गवर्नर जनरल रहा है। क्या रहा है ये? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहा है हेस्टिंग, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग जो है, एल कैनिंग जो है, ठीक है, लॉर्ड वॉर्ड नहीं कहेंगे हम इनको, कैनिंग जो है, कैनिंग क्या रहा है मेरे भाइयों? जल्दी से इसका बता दीजिए। तो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ कि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, बट बहुत से बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूछते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट वाइसरॉय, ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल, लास्ट वाइसरॉय। तो ये सब आपको टाइम के साथ साथ कवर कर दूंगा। अभी देख लो, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है? हेस्टिंग है। फर्स्ट वाइसरॉय कौन है? कैनिंग है। लास्ट गवर्नर जनरल भी लिख लीजिए, लास्ट जो है वो कौन है? माउंटबेटन है। कौन सा है? सॉरी, लास्ट वाइसरॉय है। माउंटबेटन क्या है? वाइसरॉय, माउंटबेटन, ठीक है। तो माउंटबेटन जो है क्या, वो लास्ट वाइसरॉय है। क्लियर है सभी दोस्तों को?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टर्म डिस्क्राइब द फ्रेगमेंटेशन ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। सिंपल सी भाषा में अगर आपको समझाऊं तो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, वाइट लाइट जो है उसकी जब स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिट क्या होता है, फैलना, ठीक है, उसे जो है उसके कंपोनेंट कलर में जब एक वाइट लाइट आके फैलती है तो उसे हम सिंपली क्या कहते हैं। बेसिक सा चीज़ बताया आपको, रुको नहीं समझ आया तो घबरा क्यों रहे हो, मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मान लो एक प्रिज्म है, क्या है, एक प्रिज्म है ग्लास का, ग्लास का ही होता है प्रिज्म, ठीक है। तो ये यहाँ से गई हमारी वाइट लाइट, ध्यान से समझो, ये गई वाइट लाइट, ठीक है। तो ये क्या होता है, आगे जाके ये फैल जाती है, 1 2 3 VIBGYOR, विवग्योर बनता है। क्या बनता है मेरे भाई, विवग्योर बनता है, VIBGYOR, ठीक है, ये बनता है। अभी से कौन सा कलर बनता है, ये आगे ना वाइट लाइट जब एक ग्लास के प्रिज्म से पास होती है तो इसके आगे कलर्स में डिफरेंट बिखर जाती है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। तो जो आंसर है इसका वो डिस्पर्शन रहेगा। अब आगे कॉन्सेप्ट को समझो। वी से होता है वायलेट, आई से इंडिगो, वी से ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। जो कलर जो है सबसे ऊपर होगा उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, कि क्लियर है, जो कलर सबसे ऊपर होगा उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, जो सबसे नीचे होगा उसकी लीस्ट वेवलेंथ होगी। क्या होगा, लीस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ होगी। क्लियर है, डाउट क्लियर हो गया। इस पे वेवलेंथ पे भी क्वेश्चन आते हैं कि किस कलर की जो है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, तो रेड जो है हमारा आंसर सही रहेगा। अगर रेड के बाद का पूछ लिया जाए तो ऑरेंज जो है बिल्कुल सही रहेगा, ऑरेंज के बाद येलो और सबसे लीस्ट वायलेट की। इस तरह से याद कर लीजिए, VIVGYOR, विवग्योर, ठीक है। क्लियर है मेरे भाइयों, कोई डाउट वगैरह तो नहीं बचा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार पीछे करके फिर से देख लीजिए या फिर कमेंट में बता दीजिए, डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा सॉल्व करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर डिड द नेशनल पार्लियामेंट अडॉप्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। जो भाई साथ में जुड़े हुए हैं मेरे साथ स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास में, ठीक है, जैसे बिलाल हैं, उसके सिवा चेमयुंग मनीष हैं, ठीक है, ये जो 2-3 भाई हैं, तो इनसे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आंसर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं और मैंने ये बताया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी के रिलेटेड, ठीक है। याद कीजिए, जिसमें मैंने 3 नाम बताए थे, राउरकेला, दूसरा बताया था भिलाई, तीसरा बताया था दुर्गापुर, ठीक है। याद कीजिए कहाँ ये नाम बताए थे मैंने आपको, ठीक है। जल्दी से आंसर आने दीजिए, जिन दूसरे भाइयों को भी मालूम है वो भी दीजिए। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, इसका आंसर रहेगा 1956, इसका आंसर रहेगा। ये मैंने आपको बताया था सेकंड 5 ईयर प्लान में। किसमें बताया था, सेकंड 5 ईयर प्लान में बताया था मेरे भाई, ठीक है, जो कि किस पे था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था, ठीक है। किस पे बेस्ड था, महालनोबिस प्लान पे, महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था ये, ठीक है। और इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ की गई थी, जिसमें 3 इंडस्ट्रीज, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है और राउरकेला जो है वो मेरे भाई उड़ीसा में है। देखो, अगर तो आपने इसका आंसर दे दिया सही तो मान लो कि आपकी रिवीजन जो है वो अच्छी चल रही है, जहाँ आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने आंसर्स नहीं दे पाए हो, अगर आप कंफ्यूज हो गए हो, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। बस इतना सोचो कि आप रिवीजन जो है वो नहीं कर रहे हो, आप बस क्लास अटेंड कर रहे हो, उन चीज़ों को रिवाइज़ नहीं कर रहे हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ साथ में रिवाइज़ भी करो भाइयों, रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली अच्छा बनेगा, ठीक है। रिवीजन जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको बोलता हूँ कि नोट्स बनाओ, रिवीजन करो टाइमली, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च्ड इन इंडिया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, भारत में नई आर्थिक नीति जो है वो कब शुरू की गई थी। जो भाई कुछ हिंदी से हैं, सेंट्रल इंडिया वाले हैं, उनसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में क्वेश्चन भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, और लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश रहेगी, ठीक है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है मेरे भाई ये कब हुई थी, तो 1991 में हुई थी। 1991 में एक चीज़ और हुई थी, एलपीजी। एलपीजी से आप क्या समझते हैं, एलपीजी की फुल फॉर्म बताइए जल्दी से भाई, इकोनॉमिक टर्म से पूछ रहा हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक टर्म में इकोनॉमिक से रिलेटेड फुल फॉर्म बताइए एलपीजी की, जल्दी कीजिएगा जल्दी।
लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाला तो नहीं है कोई मेरा भाई जिसको ये लगता होगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस होगा। इकोनॉमिक में इसमें क्या होती है, लिबरलाइजेशन, एक पी से होता है प्राइवेटाइजेशन, और जी से होता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। ये जो है तीनों टर्म्स जो हैं एलपीजी, ये जो पॉलिसी है ये भी 1991 में अपनाई गई थी, याद रखिएगा। क्लियर, 1991 में ये पॉलिसी जो है ये भी इंट्रोड्यूस की गई थी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो क्या था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं मेरे भाइयों, क्या मतलब है इसका? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि ग्लोब, पूरे संसार में ट्रेड करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, सभी देशों के साथ रिश्ते अच्छे बनाना, ठीक है, आना जाना लगा रहे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहे। क्लियर, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When fat and oil are oxidized, they become dash and change their order and taste. क्वेश्चन को समझिएगा, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है, बट हम जो है वो आप कह सकते हैं कि इग्नोर कर सकते हैं, जहाँ हमने ध्यान नहीं कभी दिया होगा। ठीक है, देखिए इन्होंने क्वेश्चन में सिंपल पूछा है, जब फैट और ऑयल जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। ऑक्सीडाइज से क्या मतलब है कि जब हवा के कांटेक्ट में आते हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनका जो है वो ऑर्डर होता है फ्रेगनेंस, या स्मेल कह सकते हैं, और फ्रेगनेंस और टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उन्हें हम जो है वो क्या कहते हैं, एसिडिक आप सभी को पता है, अमल, बेसिक, क्षार, ठीक है, बीटर, कड़वा। एक रैन एसिड जो ये वर्ड है नया, इसका क्या मीनिंग होता है? अब आप बोलोगे भाई इसका सर बता दीजिए, इसका क्या मीनिंग है? तो यही तो यो मेरे भाई है आंसर है। ठीक है, रैन एसिड हो जाता है वो। रैन एसिड, अब एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको मेरे भाइयों, अच्छे से समझ आएगा। ये एक चिप्स का पैकेट है, ठीक है, ये एक चिप्स का पैकेट है, इसमें इतनी ही चिप्स होती हैं ना, आधी चिप्स होती हैं, और आधा जो है ये गैस होता है। कौन सा गैस होता है ये बताओ जल्दी से? नाइट्रोजन गैस होता है। कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन गैस होता है। चिप्स जो है वो फैट भी होता है उसमें, और ऑयल भी होता है, क्योंकि फ्राइड होती हैं। ठीक है, तो अगर फ्राइड हो गई ऑयल में तो नॉर्मली फैट भी होगा। इतनी सी चीज़ समझते हैं। नाइट्रोजन इसलिए होती है गैसेस में क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती। क्या करती है? ये रिएक्ट नहीं करती ऑयल और फैट के साथ, इसलिए इसको इसमें डालते हैं, और ये जो है लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक रहती हैं। अब आपको इसके ऑपोजिट करके देखो, चिप्स को उसके पैकेट में से निकाल के बाहर रख दो हवा में, और आप देखोगे कि क्या बोलते हैं मुझे, सिल्ला हो जाना, सिल्ली सिल्ली, ठीक है, बीच में नमी आ जाती है उनके बीच में। अगर आप वैसे करके देखो, इनके बीच में नमी आ जाएगी, और थोड़ी देर बाद जो है वो आप चिप्स नहीं खा पाओगे, उनमें थोड़ी स्मेल आने लगेगी, या उनका टेस्ट अलग होगा, जिससे हमें क्या हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, हम बीमार पड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बर्गर ले लो, एक बर्गर है, ठीक है, अगर आप बर्गर ऑन टाइम खा लेंगे तो बढ़िया है, अगर आप उसको 2-4 घंटे रख दो बाहर, तो उसका टेस्ट जो है, उसकी स्मेल जो है वो अलग हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रैंसिड जो है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी भाइयों को क्वेश्चन ये समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो एक बार सभी दोस्त जो हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो कुछ हमारे साथ दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने और दोस्तों के साथ भी आगे शेयर करते रहे करें वीडियो को। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मैक्सिमम ड्यूरेशन लिमिट विद इन विच राज्यसभा कैन पास द मनी बिल? एक मनी बिल होता है भाई, जो कि राज्यसभा को पास करना होता है। करना होता है मतलब करना ही होता है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, लोकसभा से पहले वो पास हो जाता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में आता है, और राज्यसभा को वो करना ही पड़ता है। राज्यसभा ना तो वो रिजेक्ट कर सकती है, रिजेक्ट भी नहीं कर सकती भाई, ठीक है, और अमेंड भी नहीं कर सकती। अमेंड का क्या मतलब होता है? अमेंडमेंट, जैसे हम पढ़ते हैं ना, चेंज करना, तो अमेंड भी नहीं कर सकती, रिजेक्ट भी नहीं कर सकती, उसको करना ही करना पास। तो उन्होंने पूछा भाई कितने दिनों में पास करना है उसको, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है, 14 दिनों के अंदर अंदर, 40 डेज के अंदर अंदर जो है राज्यसभा को वो बिल पास करना होता है। बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एंशियंट इंडिया रेसलिंग वॉज मोस्ट फेमसली नाउन एज? प्राचीन भारत में रेसलिंग जो है उसे किस नाम से जाना जाता था? तो मल्ला युद्धा जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मल्ला युद्धा। अगर कुछ मेरे भाई हिंदी वाले हैं तो मल्ल क्रीड़ा, ठीक है, मल्ल क्रीड़ा।
जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे ना, जहाँ जो कह सकते हैं आप थोड़े अलग लगेंगे, तो वो मैं ट्राई करूँगा हिंदी वाले भाइयों को भी बता दिया करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखो, इस क्वेश्चन को अपडेट कर लो। पहले जो है वो कितने थे, 22 थे। अभी करंटली कितने हैं, अभी हो गए हैं 25, ठीक है। अभी मेरे भाइयों अभी करंटली कितने हैं, 25 जो है वो पार्ट हो गए हैं। आपको 6 पार्ट्स तक मैं करवा चुका हूँ, लास्ट पीछे की क्लासेस में पार्ट 6 तक करवा चुका हूँ, जो किया था स्टेट के पास, ठीक है। यहाँ तक करवा चुका हूँ, अब 6 से लेके आगे करवाऊँगा आपको 12 तक, ठीक है। जल्दी से लिख लो, नोटबुक निकाल लो, 1 मिनट। अब आगे करवाऊँगा आपको 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो चीज़ें एक बार हम पीछे करेंगे ना, उनको आगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो रेगुलर रहो क्लासेस में, रेगुलर, ठीक है, सभी करो। तो देखिए जो 7 है ना, ये 7 जो है ये पूछा नहीं जाता, क्योंकि ये जो है 7 ये री अपील्ड है, ठीक है। और इसमें आता है आर्टिकल 238, तो ये पूछा नहीं जाता। इसमें सेकंड बी कैटेगरी स्टेट्स करके कुछ ऐसा करके है, ठीक है, बी टाइप की स्टेट्स जो है इसमें डालते हैं, तो ये पूछा नहीं जाता, ये री अपील्ड है, तो ये बनता भी नहीं है। आप इसे कह सकते हैं कि ये खारिज हो गया। बात करते हैं 8 की। 8 में क्या आता है, दी यूनियन टेरिटोरीज। बात करते हैं 9 की, तो 9 में क्या आता है, दी पंचायत आता है 9 में। तो जैसे 9 जो है, 9 में आ गया पंचायत। फिर 9A भी आता है मेरे भाई, कौन सा आता है, 9A भी आता है। रुको कलर चेंज कर लेता हूँ यार, ऐसे बहुत ही खसट फसट हो जाएगी। 9A जो है, 9A में क्या आता है, देखो जगह कम है, मैं बोलता हूँ, ठीक है, बोलो, लिख लो आप। म्यूनसिपैलिटीज़ आता है। फिर 9B भी है, इसमें क्या आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं, ठीक है। यार ये जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए ये ऐसा कर दिया, ठीक है, तो लिख लो आप सभी। तो इसके सिवा हम बात करते हैं और कौन से, आगे 10 की। तो 10 में आता है शेड्यूल। अरे यार ये कलर कौन सा आ गया, पिंक कलर से लिखते हैं, आप सभी के फेवरेट कलर से, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया आएगा 10th में, ठीक है। फिर 11th जो है, 11th में आएगा रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है, संघ और राज्यों के बीच के रिलेशन। और फिर जो 12th है हमारा फाइनल, उसमें आएगा फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट लिख लीजिए, सूट्स लिख लीजिए साथ में, ठीक है। ये जो है अभी ये 6 आर्टिकल्स जो हैं ये याद कर लीजिए, शेड्यूल जो है वो याद कर लीजिए। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है। पार्ट्स, ठीक है, जो आगे के 6 पार्ट्स हैं इनको याद कर लीजिएगा। 7 जो है इसको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 8 में जो है यूनियन टेरिटरीज आएंगी, 9 में पंचायत आएगा, 9A में म्यूनसिपलिटीज़ आएगा, 9B में आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, 10 में आएगा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़, 11 में आएगा रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, और 12 जो फाइनल है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट्स जो है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज़ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है मेरे भाई, तो देहरादून बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देहरादून वालों धूम मचा दो। उत्तराखंड, कहाँ पे है देहरादून, उत्तराखंड जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टॉपिक्स आर बेसिकली इन द यूनियन लिस्ट। 3 जो है वो लिस्ट होती है मेरे भाई, कौन कौन सी होती है, एक आ गई यूनियन, दूसरी आ गई स्टेट, ठीक है, और तीसरी आ गई कॉन्करेंट। कौन सी तीसरी आ गई, कॉन्करेंट आ गई। इनमें क्वेश्चन पता क्या पूछेगा कि बताओ उनमें कितने टॉपिक्स हैं, टॉपिक लिखेगा या फिर टॉपिक की जगह लिख देगा आइटम, ठीक है। बताओ टॉपिक कितने हैं या आइटम कितने हैं, बस इन तीनों में से यही क्वेश्चन आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं आएगा। रट्टा मार लो, नहीं याद होते रट्टा मार लो। यूनियन में आ जाएंगी 97 OG ओरिजिनल, ठीक है, ऐसे 98 बोला जाता है बट 97 जो है इसमें ओरिजिनल आ जाएंगी। इसके बाद देख लो स्टेट में आ जाएंगी कितने, 61 टॉपिक आ जाएंगे इसमें। कॉन्करेंट लिस्ट जो है इसमें कितने आ जाएंगे, 52 टॉपिक आ जाएंगे,
ठीक है, कितने आ जाएंगे मेरे भाई? 52 आ जाएंगे। याद कर लो, यूनियन में 97, स्टेट में 61 और कॉन्करेंट में 52 टॉपिक्स आ जाएंगे। क्लियर? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री होस्टेड समर ओलंपिक्स? समर ओलंपिक की बात की गई है 2020 की। 2020 के जो समर ओलंपिक्स थे, देखो जो क्वेश्चंस पुराने होते हैं ना, ऐसे 3-4 साल पुराने, उनको ये मत समझो कि ज़्यादा पुराने हैं, नहीं आएंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं स्टैटिक्स जीके का पार्ट बन के आते हैं। कैसे आते हैं? स्टैटिक्स जीके आप सभी ने मालूम है ना, तो ये स्टैटिक्स जीके का पार्ट बन के आते हैं। ठीक है, तो 2020 के जो है वो कहाँ हुए थे मेरे भाई? जापान में हुए थे। जापान में कहाँ पे? टोक्यो में हुए थे। अब बोलोगे सर पीछे के तो बता दिए, अब आगे का भी बता दो, करंट अफेयर का भी पूछ सकता है। तो 2024 के भी लिख लो मेरे भाई। तो 2024 के होंगे पेरिस में। पेरिस कहाँ है मेरे भाइयों? जाओगे घूमने के? नहीं पेरिस, तो पेरिस है फ्रांस में। ठीक है, 2024 के कहाँ होंगे? पेरिस फ्रांस में। और 2020 के कहाँ हुए थे? टोक्यो जापान में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे भाइयों। पिंक रेवोल्यूशन हम सबकी फेवरेट रेवोल्यूशन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर ग्रोथ ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन प्रोडक्शन यूजिंग हाई याइल्ड वैरायटी सीड्स? ये क्वेश्चन भी मेरे भाइयों आपको आना चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो, क्योंकि ये भी मैं करवा चुका हूँ। HYV सीड्स जो हैं वो यूज़ किए थे, ये आई थिंक लास्ट डे की क्लास में करवाया है। और ये ग्रुप पे, व्हाट्सएप के चैनल जो है वहाँ पे भी और ग्रुप पे भी जो है मैंने इसका क्वेश्चंस अपलोड किया था। बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दिया हुआ है उसका। ठीक है, तो HYV सीड्स जो हैं वो किसके लिए मैंने बताए थे आपको? वीट, गेहूँ और चावल के लिए, वीट एंड राइस के लिए जो है मैंने बताए थे। और वीट एंड राइस किस में आती है? ग्रीन रेवोल्यूशन में आती है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन जो है ये इसके फादर हैं। फिर इसके सिवा वाइट रेवोल्यूशन, वर्गीस कुरियन। ठीक है, वर्गीस कुरियन जो है इसके फादर हैं। और ये आती है मिल्क के रिलेटेड। फिर आ गई हम सब की प्यारी फेवरेट पिंक रेवोल्यूशन, जो कि आती है मीट एंड पोल्ट्री। मीट एंड पोल्ट्री के प्रोडक्शन के रिलेटेड। जितना सुंदर नाम है उतना ही आगे सुंदर काम भी है। ठीक है, मीट और पोल्ट्री के प्रोडक्शन के लिए आती है कौन सी? पिंक रेवोल्यूशन। क्लियर है तीनों की तीनों? अच्छा, पिंक रेवोल्यूशन के फादर रह गए बताने के, तो पिंक रेवोल्यूशन के फादर लिख लो मेरे भाई, दुर्गेश पटेल। दुर्गेश पटेल जो हैं ये पिंक रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं। क्लियर? ग्रीन रेवोल्यूशन क्लियर हो गया। वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाएगा क्रॉप्स के रिलेटेड, वाइट रेवोल्यूशन आ जाएगा मिल्क के रिलेटेड, पिंक रेवोल्यूशन आ जाएगा मीट और पोल्ट्री के रिलेटेड। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के इनको याद पता कैसे किया करो? देखो अभी आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया ना, आंखें बंद करो, एकदम से फास्ट रिपीट करो। ठीक है, उन क्वेश्चंस को रिपीट करो, आंसर को रिपीट करो। जैसे जल्दी जल्दी ग्रीन का पढ़ा, वाइट का पढ़ा, पिंक का पढ़ा, फिर इनके फादर्स पढ़ लिए कौन कौन हैं, फिर इनमें काम क्या होता है, तो इस तरह से याद। How many fundamental duties are there in Article 51A of the Indian Constitution? जो कुछ भाई मेरे इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और हिंदी वाले जो भाई हैं वो हिंदी से भी पढ़ सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, साथ साथ में अपने आंसर्स जो हैं वो देते जाएं। तो पूछा गया है आर्टिकल नंबर 51A के अंडर जो है वो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं। तो कॉमन सी बात है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ उतनी ही होंगी जितनी हैं एक्चुअल में। ठीक है, एक ही आर्टिकल के अंडर सारी आएंगी। तो टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है भाई? टोटल हैं 11। 11 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन अगर बनता है तो पूछा जा सकता है कौन से पार्ट में जो है वो आती हैं। तो पार्ट नंबर 4A में जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी आती हैं। और इसके रिलेटेड रिकमेंडेशन आती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो किसकी रिकमेंडेशन पे जो है वो बनाई गई थी। तो किसकी रिकमेंडेशन पे? सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह। साथ साथ में सभी मेरे दोस्त ट्राई करेंगे कि नोट्स जो हैं मेरे भाइयों बनाते जाएं, क्योंकि ये हम अपनी सीरीज़ लेके जाएंगे कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम्स तक, और ये रिपीट नहीं होंगे क्वेश्चंस, ये बात का याद रखिएगा। ठीक है, तो बेटर है कि अगर आप नोट्स बनाते जा रहे हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, इनमें से कौन सा जो है एक प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है। प्रेसिपिटेशन क्या होती है, देखिए कोई भी चीज़ आसमान से गिरती है, लिक्विड फॉर्म में गिरती है, ठीक है, उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। लिक्विड नहीं, सॉलिड भी हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम, मतलब आप कह सकते हैं कि रेन की फॉर्म में, ठीक है। मेन वर्ड यहाँ पे हम प्रेसिपिटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं रेन, ठीक है। तो रेन की फॉर्म में जो चीज़ गिरती है उसे हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन। तो इन ऑप्शंस में से बताइए, हेल, बाला, फॉग या फिर हेज, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ट्राई कीजिए मेरे भाई, वो आंसर्स देते जाएं आप सभी कमेंट बॉक्स में धीरे धीरे साथ साथ में, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है बिल्कुल सही रहेगा, हेल्स। हेल क्या होते हैं मेरे भाई, ओले, ओले आप सभी ने सुना होगा, ठीक है, आइस के छोटे छोटे क्यूब राउंड जैसे बने होते हैं, ठीक है, ओले बोलते हैं नॉर्मली। तो ओले जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, क्योंकि भाला जो है ये तो एक अलग ही बढ़ जाएगा। फॉग जो है ना, फॉग क्या होता है, एक स्मोक होता है एक टाइप का, ठीक है, वो नीचे नहीं गिरता, वो आसमान में ही रहता है। हेज जो है ये क्या होती है, ये भी एक टाइप की डस्ट होती है, या स्मोक कह सकते हैं आप इसको भी, ये रहता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये उसकी कैटेगरी में नहीं आएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे भाइयों बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अभी एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर स्टार्टिंग्स में आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मेरी बात एक ध्यान से सुन लीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं घबराने की कोई बात नहीं है, बस इतना याद रखो कि अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं मेरे भाइयों, सीख रहे हैं। जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, जो क्वेश्चंस हम एक बार पढ़ लेंगे, अगर उसके बाद नहीं आएंगे तो फिर हमें निराश होने की जो है वो ज़रूरत होगी, क्योंकि हमने पढ़ी हुई चीज़ हमें नहीं आ रही है। क्लियर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिंथेसाइज्ड मोलिक्यूल रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन पूछा गया, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, जो रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं मोलिक्यूल्स, उन्हें हम जो है वो किस फॉर्म में जानते हैं या किस नाम से जानते हैं। ऑप्शंस सभी क्वेश्चन में आपको दिए रहेंगे, अभी आपकी ड्यूटी है कि आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए, एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, नाम लिख लीजिए, ये किसका नाम है पूरा, एटीपी का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है, ठीक है। तो एटीपी जो है ये क्या करता है, ये प्रोसेस करता है माइटोकॉन्ड्रिया, किसी भी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जो है प्रोसेस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है मेरे भाइयों, क्वेश्चन बन सकता है माइटोकॉन्ड्रिया पे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्या क्या बोलेंगे इसके, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, विच इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द इंटर्म गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946। 1946 की बात की गई है, उस टाइम पे इंटर्म गवर्नमेंट के हमारे डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो उस टाइम पे कौन थे। बहुत बढ़िया, सभी दोस्त ट्राई करेंगे आंसर देने का साथ साथ में। तो बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन नंबर बी इसमें मेरे भाई बिल्कुल ठीक रहेगा। रिव्यू वगैरह जो है मेरे भाई वो क्लास जैसे ही खत्म होगी, आप सभी को रिव्यू वगैरह देते हुए जाइएगा क्लास का, ठीक है, कि कैसी लग रही है। क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस की गारंटी मैं लेता हूँ, क्वेश्चंस आपको एकदम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस की टेंशन मत लीजिए, बस आप रिव्यू दीजिएगा कि क्लास समझ आ रही है कि नहीं आ रही। क्लियर। चलिए, तो सरदार बलदेव सिंह जो है उस टाइम के कौन थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्टर भी याद रख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो लियाकत अली खान, लियाकत अली खान। राइटिंग वगैरह समझ आ रही है ना मेरी भाई, इतनी गंदी तो नहीं लग रही कि समझ ही ना आए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन एरिया इन पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया जो है वहाँ का पूछा गया है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ा एरिया जो है वो कौन सी रिवर का है। सबसे बड़ा पेनिनसुलर एरिया पता है ना आप सभी को भाई कौन सा है, ठीक है। मेरे यार चलो ट्राई करता हूँ थोड़ा सा बनाने का, बट ज़्यादा अच्छा नहीं है। चलिए ये मान लीजिए, आप गैस कर लो कि ये इंडिया का मैप है, ठीक है। और इसमें ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये एरिया है पेनिनसुलर एरिया, जो कि किससे बना है, लावा के फॉर्मेशन से, लावा से बना हुआ है। इसके पीछे का प्रूफ क्या कि सर लावा से ही बना हुआ है, यहाँ की ब्लैक सॉइल है। कौन सी सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल किसके लिए यूज़फुल है, कॉटन के लिए यूज़फुल है। कॉटन जो है ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छा होता है, अच्छे लेवल पे होता है, ठीक है।
क्लियर। तो चलिए अब बात करते हैं हम उस रिवर की। तो रिवर कौन सी रहेगी मेरे भाइयों, तो गोदावरी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, जो कि कहाँ से निकलती है, नासिक से निकलती है। क्लियर है। नासिक कहाँ पे आ जाएगा, महाराष्ट्र में आ जाएगा। महाराष्ट्र की लोकेशन की बात कर ली जाए तो ये रही महाराष्ट्र की लोकेशन। क्लियर है। चलिए किसी भाई को कोई अगर डाउट वगैरह रह जाए ना तो वो बता दीजिएगा, लाइव में हो सके तो ऐसे बता दीजिए, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, वहाँ पे भी आपका जो है वो डाउट क्लियर कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया, ऑल सिंथेटिक फाइबर्स यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम। जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं, यहाँ पे क्या बोला गया, पेट्रोलियम का यूज़ करके जिन्हें प्रिपेयर किया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है। तो पेट्रोकेमिकल नाम से जितने भी आप कह सकते हैं फाइबर्स को हम बनाते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम का यूज़ करके, उन सभी को जो है वो पेट्रोकेमिकल कहा जाता है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरे भाई बिल्कुल सही होता हुआ दिखेगा, पेट्रोकेमिकल। ठीक है। जो भी केमिकल है मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें पेट्रोकेमिकल कहते हैं। और इन्हें मेनली जो है मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक्स में कौन आते हैं, जैसे कि नायलॉन हो गया और साथ में एक्रिलिन हो गया। ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हु वॉज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। वाइट रेवोल्यूशन के पिता जो हैं, वाइट रेवोल्यूशन के सफ़ेद क्रांति के जनक जो है मेरे भाई, किसे कहा जाता है। दो क्वेश्चन बनेंगे, एक बनेगा वाइट रेवोल्यूशन पे और एक बनेगा ग्रीन रेवोल्यूशन पे। तो दोनों जो है वो आपको कवर करवाता हुआ चलूंगा। तो वाइट रेवोल्यूशन की बात की जाए तो वर्गीस कुरियन जो है बिल्कुल हमारा सही आंसर रहेगा, जो कि किसके रिलेटेड थी वाइट रेवोल्यूशन मेरे भाइयों, तो मिल्क के रिलेटेड थी। तो एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं ये फादर आएंगे किसके, ग्रीन रेवोल्यूशन के। किसके, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर आएंगे। इस रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, HYV हाई याइल्ड वैरायटी सीड्स जो हैं इनका यूज़ करने लगे थे, जो कि स्पेशली किस में किया था, वीट में किया था। वीट क्या होता है मेरे भाई, गेहूं जो है, गेहूं में किया गया था, जिससे उत्पादन अच्छे लेवल पे बढ़ सका था हमारा। क्लियर। और एक और नाम देखिए बीच में, जो साउथ के बच्चे हैं ना, अगर उनकी साइड का पेपर होगा तो उनमें ये क्वेश्चन आ सकता है, चिदम्बरम सुब्रमण्यम जो है इनके ऊपर आ सकता है कि ये जो है किस नाम से जाने जाते हैं। तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम जो है मेरे भाइयों, इन्हें जाना जाता है तमिलनाडु के, कहा जाता है इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तमिलनाडु के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्लियर है मेरे भाई, किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं। अगर कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। क्लियर। डाउट जो है वो आपके मैं क्लियर करूंगा। ये कमेंट क्यों डिलीट कर रहे हो भाई, कमेंट्स करके मेरे को बताइए जरा, क्या आंसर गलत आ रहे हैं आपके। कोई बात नहीं यार, आ रहे हैं तो आने दो। ठीक है। शेख हो गया, चेमयुंग, बिलाल, कोई बात नहीं, आ रहे हैं गलत आने दो, उसमें क्या यार, कुछ नहीं होता। ठीक है। डिलीट मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी लोकेटेड इन ब्रिटिश इंडिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, जो है उसका ब्रिटिश इंडिया के दौरान मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर मेरे भाई कहाँ था। क्लियर। उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ था। अगर तो कांस्टेबल का पेपर आएगा, ठीक है, तो कांस्टेबल के पेपर में ऐसे ऑप्शंस रहेंगे, तो हम आंसर करेंगे क्या, मद्रास कर लेंगे। अगर मान लो कांस्टेबल के ऊपर लेवल का पेपर आ गया थोड़ा, अगर आप किसी ऊपर लेवल के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, SI की कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जब ये आएगा ना, तो उसमें मद्रास की जगह पता क्या आएगा, मद्रास की जगह उस जगह का नाम आएगा, अदयार करके उस जगह का नाम है। ठीक है। जो कि कहाँ पड़ती है, मद्रास में पड़ती है। क्लियर। तो ये है कहाँ पे, अभी करंटली जो है, करंटली कहाँ पे है, चेन्नई में। क्लियर। करंटली कहाँ पे है मेरे भाई, चेन्नई में। ठीक है। और अगर बात कर ली जाए इसकी फाउंडेशन की, अगर इसकी बात की जाए, फाउंडेशन की बात की जाए, तो 1875 जो है मेरे भाई बिल्कुल सही टाइम पीरियड रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया बाजिद पठान, बहुत बढ़िया मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following in humans remove the excretory substance in the form of soluble nitrogen compound? excretory कौन से होते हैं सब्सटेंस जिन्हें हम बाहर निकालते हैं, आप एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं मलमूत्र। ठीक है। ह्यूमन में से रिमूव की बात की गई है, तो उन्हें जो है वो क्या कहा जाएगा, नाइट्रोजन जो है वो इन्होंने पूछा है कि कहाँ पे होते हैं। ठीक है। कहाँ से वो हटाए जाएंगे, तो किडनी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा हमारा, किडनी। बट किडनी आप कहोगे कि सर आप तो हमें पागल बना रहे हो, किडनी तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है ना, आप कहोगे सर किडनी तो ऑप्शन में नहीं है, बट एक दूसरा नाम भी है जो कि किडनी में होता है, वो क्या होता है मेरे भाई, नेफ्रॉन्स। ठीक है। नेफ्रॉन इन दी
किडनी, ठीक है। नेफ्रॉन होता है जो किडनी में, उसके द्वारा। और ये किस फॉर्म में निकलता है मेरे भाई? इन द फॉर्म ऑफ, देखिए अगर कुछ लिख नहीं रहा हूँ तो वो मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ में नोट्स बना लीजिए मेरे भाई, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में फ्री होके जो है तब नोट बना लीजिएगा, ठीक है। बट कीजिएगा ज़रूर यार, आपके लिए बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट रहेगा, रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा मेरे भाई। एक बार जॉब लग जाएगी सब बदल जाएगा, थोड़े दिन हैं, कर लो मेहनत, ठीक है। नेफ्रॉन्स में होता है, नेफ्रॉन कहाँ आएगा? किडनी में आएगा। और किस फॉर्म में निकलता है? यूरिया एंड एमोनिया जो है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड इन द वर्ल्ड। एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, देखो हम क्या करते हैं पढ़ते दौरान ना, मान लो कि मैंने अभी पूछ लिया कि किस टाइप का कह दूँ, कुछ भी कह लो, एक हाईएस्ट माउंटेन पूछ लिया मैंने, क्वेश्चन में पूछ लिया हाईएस्ट माउंटेन बताओ, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन बताओ। और आप सभी को पता है कि हिमालय जो है वो सबसे ऊंचा है, बट मान लो मैंने ऑप्शन में जो है वो हिमालय दिया ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में जो है एग्जामिनर है उसने हिमालय दिया ही नहीं है, उसने जो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है वो दे दिया। मान लो उसने K2 दे दिया है ऑप्शन में, ठीक है, अरावली हिल्स दे दी, शिवालिक हिल दे दी, उदयगिरी हिल्स दे दी, ठीक है, ये दे दिया। अब आप बोलोगे कि नहीं नहीं ये तो क्वेश्चन गलत है, एग्जामिनर ने तो इसमें क्या किया है, एग्जामिनर ने इसने हिमालय तो दिया ही नहीं है, जबकि हिमालय आएगा। बट मेरे भाइयों वहाँ पे आपको क्या करना है, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से देखिए इन चार में से हाईएस्ट जो है वो कौन सा है। अगर तो ऑप्शन नंबर ए है तो ऑप्शन नंबर ए के साथ टिक करके आ जाइए, ये मत सोचिए कि ये गलत है, इसका हमें प्लस मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड वाली जगह जो है देश में कौन सी है। वर्ल्ड में पूछा गया, यहाँ पे वर्ल्ड में, संसार में। क्लियर? तो क्या आंसर रहेगा हमारा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मेरे भाई? जल्दी से आंसर आने दें सभी दोस्त। बहुत बढ़िया, तो चाइना जो है बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, चाइना जो है बिल्कुल सही। चाइना में कौन सी जगह है? तुरपन करके एक जगह है जिसका सबसे हाईएस्ट जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के करीब। बट सबसे ज़्यादा जो है वर्ल्ड में, एक्चुअल बता रहा हूँ, एक्चुअल जो है वो कहाँ हुआ है? यूएसए में, ठीक है। यूएसए में कितना है? 56 डिग्री प्लस जो है प्लस सेल्सियस जो है वो यूएसए में रिकॉर्ड किया गया। बट मैंने यूएसए क्यों नहीं बोला? क्योंकि ऑप्शन में यूएसए नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा चाइना। अब बोलोगे ये हुई ना सर बात, ठीक है ना। तो चाइना जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर इनकेस यूएसए दिख जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिख जाता है, तो मेरे भाई वो आप इसके साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास कैसी लग रही है? एक बार सभी दोस्त लाइक वगैरह करके बता दीजिए, कमेंट में बता दीजिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डेली अपने आप ने मुझे 30 से 40 मिनट देने हैं, दैट्स इट। आपके एग्ज़ाम तक आपकी जीके की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। Which one is the article of Indian Constitution related to protection of minorities? Minorities जो होते हैं अल्पसंख्यक लोग जिन्हें हम कहते हैं, minorities में एक्चुअल होता क्या है, ठीक है। minorities देखो, अब मान लो ये एक बड़ा सा कुछ एक जगह है, एक गांव है, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइप के लोग हैं, 3 टाइप के लोग हैं, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं इस गांव में? टोटल हैं 40 लोग, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ए टाइप के लोग जो हैं वो कितने हैं? 20 हैं, ठीक है। बी टाइप के लोग जो हैं वो कितने हैं? बी टाइप के लोग आ जाएंगे 15 आ जाएंगे। और सी टाइप के लोग जो हैं वो कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। अब ये जो 5 लोग हैं ना सी टाइप के, ये इन सब में से कम हैं, तो ये जो सी टाइप के लोग हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? माइनॉरिटीज़ कहेंगे, ठीक है। एक जगह में जो लोग कम होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है, उन्हें हम माइनॉरिटीज़ कहते हैं। तो बात यहाँ की गई है इन लोगों की, टाइप सी के जो लोग हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए मेरे भाइयों कौन सा आर्टिकल जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो 2 आर्टिकल्स जो है वो मेनली यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से? एक तो आ गया हमारा 29 एंड इसके साथ साथ आप लिख लीजिए 30। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये 2 आर्टिकल हैं जो मिनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही रहेगा। चलिए बाकी के आर्टिकल्स भी देख लेते हैं जो साथ में दिए हुए हैं। आर्टिकल 26 दिया हुआ है, ये क्या करता है? मान लो आपका कोई भी धर्म है, ठीक है, आप ए धर्म से हो, आपका धर्म है जो वो है ए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ये आर्टिकल 26 के अंडर उस धर्म में, उस धर्म के लिए आप कोई भी संस्थान खोल सकते हो, उसके लिए
इंस्टीट्यूट बना सकते हो। मान लो आपके धर्म में ऐसे करके घर बनाते हैं, तो आप अपने धर्म के लिए ये घर बना सकते हो। मान लो चैरिटी के लिए भी आप कुछ बना सकते हो। तो ये इसकी आज़ादी जो है वो हमें क्या देता है, कौन देता है, आर्टिकल नंबर 26। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा जो मैं समझा रहा हूँ? ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो एक बार फिर से वीडियो पीछे करके जल्दी से देख लो, सुन लो, डेफिनेटली समझ आएगा। ठीक है, तो इन तरह से जो है क्वेश्चंस को याद कीजिए। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 24 की। तो आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है मेरे भाइयों कि 14 साल से कम, 14 ईयर्स से बिलो के जो बच्चे हैं उनको काम पे नहीं जाएंगे। ठीक है, उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। स्पेशली कौन से, माइंस के काम हो गए। ठीक है, इस टाइप के जो काम है जिनसे हेल्थ के रिलेटेड जो है मेरे भाई नुकसान हो सकता है, या कोई भी टाइप का कह सकते हैं। 14 ईयर्स तक जो है एजुकेशन कंपलसरी है। क्या है, एजुकेशन कंपलसरी है। तो 14 साल के बच्चों का अगर काम करवाया जाता है तो वो चाइल्ड लेबर के अंडर आएगा। क्लियर? चलिए, एक और आर्टिकल बच गया हमारा, आर्टिकल नंबर 17 बच गया। तो ये है अनटचेबिलिटी का, अनटचेबिलिटी। ठीक है, छुआछूत जिसे हम नॉर्मली कहते हैं। आर्टिकल 17 क्या कहेगा, छुआछूत। अगर कोई व्यक्ति कहता है ये गांव है, ये ए गांव के, यहाँ पे 50 लोग हैं, बी टाइप के जो हैं वो 10 लोग हैं, 50 वाले कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हम बड़े लोग हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमारी संख्या ज़्यादा है, तुम जो है तुम हमारे यहाँ से कुछ काम नहीं कर सकते, हमारे यहाँ का पानी नहीं पी सकते, ऐसा वैसा। तो ये जो है आर्टिकल नंबर 17, ये उस चीज़ से हमारी रक्षा करेगा, हमारी प्रोटेक्शन करेगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे मेरे भाइयों सभी को। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाएगा किसी भाई को तो वो भी बता सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पुर्तगीज एक्सप्लोरर हु डिस्कवर्ड द न्यू सी रूट। देखो, जब भी बात आती है समुद्री रास्तों की तो नाम एक जो है आप सभी ने भली भांति जो है वो जानते होंगे और अच्छे से उस नाम से सभी दोस्त वाकिफ भी होंगे। वो नाम क्या है, वास्को डा गामा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, समुद्री रास्तों की जो है सबसे पहले खोज जो है किसने की थी, तो वो था वास्को डी गामा, जो कि कौन था, पुर्तगीज था, पुर्तगाल से आया हुआ था। क्लियर है? और सन की बात कर ली जाए तो 1498 जो है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? कौन सा, 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जस्ट अ मिनट, ये क्या हो गया? ओके, तो बैक टू स्क्रीन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन अ कंट्री ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल अटैक और आर्म्ड रिवेलियन। उस सिचुएशन को, उस इमरजेंसी को हम क्या कहेंगे जिसमें कि कंट्री में युद्ध चल रहा हो, एक्सटर्नल अटैक मतलब पड़ोसी देश या कोई दूसरे देश जो है वो हमला कर रहे हो, आर्म्ड रिवेलियन चल रहा हो, तो वो कौन सी जो है इमरजेंसी आएगी। टोटली जो है मेरे भाइयों 3 टाइप्स की इमरजेंसी जो है वो लगती हैं। चलिए लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 352, फिर दूसरे नंबर आर्टिकल 356 और तीसरे नंबर पे आ जाएगा आर्टिकल नंबर 360। ये 3 जो हैं, चेमजोंग बिल्कुल सही मेरे भाई, बहुत बढ़िया। 3 जो हैं ये आएंगे इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 352 जो है ये क्या कहता है, ये कहता है नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल नंबर 356 क्या कहता है, ये कहता है प्रेसिडेंशियल रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, और आर्टिकल 360 क्या कहता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये जो स्टेट इमरजेंसी है ना, या प्रेसिडेंशियल रूल है, ये कैसे लगता है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, क्योंकि स्टेट का हेड कौन होता है मेरे भाई, तो गवर्नर होता है। ठीक है, देखो जब मान लो कि आर्थिक तंगी आ जाएगी, फाइनेंशियल पैसे के रिलेटेड आ जाएगी, तो लगेगा आर्टिकल नंबर 360। ठीक है, जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है। मान लो कि कोई स्टेट है, वहाँ पे बहुत दंगे हो रहे हैं, जो वहाँ का सीएम है, गवर्नर है, उनसे संभाला नहीं जा रहा है, हद से चीज़ें बाहर हो गई हैं, तो वहाँ पे लगेगा आर्टिकल नंबर 356। और जब लड़ाई हो गई, मान लो कि इंडिया की, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, किसी के साथ भी युद्ध हो जाता है, बाहर के किसी देश के साथ लड़ाई हो जाती है, सब दंगे फसाद हो रहे हैं। ठीक है, जैसे रशिया का चल रहा था अभी, ठीक है, ईरान इराक का चल रहा था, वैसा कुछ हो जाता है, तो आर्टिकल 352 जो है वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद कर लीजिएगा। और ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन आता है, इंडियन आता है, बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे क्योंकि यहाँ पे 2-3 नाम आएंगे, बट यहाँ पे इकोनॉमी जो शब्द आगे दिया हुआ है यहाँ से जो है आपके जो डाउट कह सकते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब बात कर ली जाए आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी की, तो मोक्षा गुंदम, ठीक है, मोक्षा गुंदम जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर सिंपल पूछा हो आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया तो हमारा आंसर क्या रहेगा मेरे भाई, जवाहरलाल नेहरू। अगर सिंपल आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया पूछा होगा, ठीक है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी पूछा होगा तो मोक्ष गुंडम रहेंगे। अगर इसके सिवा पूछ लिया जाए आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग पूछ लिया जाए, कौन सा, आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। यार राइटिंग का मेरा थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इतनी पहचान में पता नहीं आपको आती होगी कि नहीं, बट चलो टाइम के साथ साथ जो है वो मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो अगर पूछ ले जाए आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया तो पीसी महालनोबिस बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आपको मैंने 5 ईयर प्लान के करवाए थे, उसमें बताओ मेरे को महालनोबिस प्लान जो है वो कौन से 5 ईयर में आया था, जल्दी से बता दो। तो सेकंड 5 ईयर प्लान, कौन सा, सेकंड 5 ईयर प्लान में जो है महालनोबिस प्लान लगा था। क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ साथ में या फिर नोट डाउन करते जाया करो मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द फाइनेंस कमीशन एज मेंशन इन आर्टिकल 280। आर्टिकल नंबर 280 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंस कमीशन का जो नेचर है वो कैसा बताया गया है। ठीक है, एक चीज़ देखो, फाइनेंस कमीशन के अंडर क्या था कि 2 जगह में पावर जो है वो डिवाइड होती है, सेंटर में भी रहती है और स्टेट में भी रहती है। यहाँ पे सेंटर स्टेट में पावर डिवाइड हो जाए तो उसे हम कहते हैं क्वासी। ठीक है, तो क्वासी जुडिशियल जो है ये बॉडी रहेगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स रिक्वायर्ड अ नेट। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है यार, बताओ जल्दी से आंसर दो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से। इन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सा खेल है जिसमें नेट का ज़रूरत होता है, नेट की ज़रूरत होती है। नेट क्या होता है, मान लो ये ऐसे गेम खेल रहे हो, ठीक है, इसमें ये जालीदार लगा होता है ना, ये इसे बोलते हैं नेट। बताओ अभी जल्दी से, बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर आने दो, जल्दी जल्दी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बैडमिंटन जो है बिल्कुल सही। चेस में क्या होगा, चेस में कहाँ नेट लगेगा, चेस में तो ऐसे ऐसे डिब्बे बने होते हैं। कबड्डी में 7 बंदे इधर 7 बंदे इधर। कबड्डी में क्वेश्चन पूछते हैं भाई कि कितने प्लेयर होते हैं ईच टीम में, तो 7 प्लेयर्स ईच टीम। ठीक है, हर एक टीम में 7 बंदे होते हैं। खो में तो ऐसे पोल्स लगे होते हैं 2, इधर उधर भागते हैं, इनमें से भाग भाग के। ठीक है, ये होता है। तो बैडमिंटन वाले भाई बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया बोला गया है, इंडिया नहीं है, याद रखें, इंडिया नहीं, एशिया की बात की गई है। तो एशिया की बताइए सबसे लंबी। ठीक है, तो मेकोंग जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जिसकी लगभग इतनी हाइट है, लेंथ है सॉरी। ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेटली बोलने का क्या मतलब है कि थोड़ी बहुत ही पॉइंट्स में, मीटर्स में आगे पीछे हो सकती है। क्लियर। तो ये जो है ये कहाँ बहती है, म्यांमार से बहती है, म्यांमार से बहती है। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा एक और नाम, जैसे कि मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में एग्जांपल दिया था ना माउंटेन वाला कि हाईएस्ट कौन सा है, तो वैसे ही एक नाम और याद रखिएगा, येलो रिवर करके, येलो रिवर करके। ठीक है, येलो रिवर ये बहती है कहाँ पे, चाइना में बहती है। ये 5000 प्लस है इसकी, कुछ 5100 200 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अगर येलो रिवर मेंशन होगा तो ऑप्शन नंबर येलो रिवर वाले के साथ हम जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेकोंग के साथ हम जाएंगे, जो म्यांमार से बहती है और उसकी लेंथ जो है अप्रॉक्सीमेटली इतनी है। ठीक है, फिर इसके सिवा एक और दूसरी ये जो है ना सालवेन करके, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये तिब्बत प्लेट्यू से बहती है। कौन से तिब्बत प्लेट्यू से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट। दी वर्ड जंप बॉल इज, वर्ल्ड नहीं आएगा यहाँ पे, वर्ड आएगा सिर्फ। ठीक है, एल मिटा दीजिए, सॉरी क्या हो रहा भाई, हाँ सिर्फ वर्ड लिखिए। ठीक है, इन्होंने पूछा कि जंप बॉल जो है ये शब्द जो है इनमें से किस खेल से संबंधित है, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल। किसमें जंप जो है वो जंप बॉल जिसका उपयोग होता है। ठीक है, बास्केटबॉल में क्या होता है भाई, यहाँ पे बास्केट बना होता है। ठीक है, जंप करके यहाँ पे बॉल डालते हैं।
अब आप कहोगे कि सर किक भी जंप करके लगाते हैं, बाईसाइकिल किक बोलते हैं इसको, ठीक है। वॉलीबॉल में आप कहेंगे सर सर्विस जो है सर्विस देते हैं जंप करके। बट सुनिए, बास्केटबॉल में क्या होता है, जब टॉस होता है ना, ठीक है, जब टॉस होता है दो प्लेयर खड़े होते हैं, एक इस साइड होता है एक इस साइड होता है, ठीक है। ये बीच में रेफरी होता है, इधर कहीं खड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो रेफरी क्या करता है, बॉल को, बास्केटबॉल को ऊपर हवा में उछालता है, ठीक है, ऊपर हवा में उछालेगा, जिस टर्म को हम क्या बोलते हैं, जंप बॉल बोलते हैं, ठीक है। इसी टर्म को बोलते हैं हम जंप बॉल। फिर जब ये बॉल नीचे गिरती है, 3 डिप्स लेती है, 3 टप्पे खाती है, तो उसके बाद जो है वो गेम स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो भाई, मैं जीके जीएस पढ़ा रहा हूँ, जीके जीएस ही पढ़िएगा, मेरे से ड्राइंग मत सीखिएगा, ठीक है। ये मेरी ड्राइंग जो है ये मत सीखिएगा, इसको साइड रहने देते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का अंतिम और आखिरी क्वेश्चन मेरे भाइयों आप सभी के सामने है। हु कैन इंक्रीज, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, डेफिनेटली सभी बच्चे आंसर्स दे पाएंगे इसका, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा। हु कैन इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, कौन है भाई जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, थ्रू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के दौरान, हेल्प स्ट्रेंथन, ठीक है, ताकत होने में, मजबूत होने में, मोराल उठाने में, मोराल होता है ऐसे कॉन्फिडेंस होता है ना यार, डाउन हो जाता है, सामने बड़े बड़े प्लेयर हैं यार, ये सभी नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, हम स्टेट लेवल के हैं, इनके सामने क्या खेलेंगे। बट नहीं, वहाँ पे वो इंसान क्या करता है, बोलता तुम किसी से कम नहीं हो, ये बात याद रखो, तुम भी, ये जो नेशनल लेवल के हैं ये भी इन्हीं में से निकल के गए हैं, तुम इनको टक्कर दे सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे मोराल बढ़ाएगा। फिर आगे बोला कि एक्ट एज अ फ्रेंड, अगर मान लो कि तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, फिर वो दोस्त की तरह तुम्हारे कंधे पे हाथ रखेगा, बोलेगा कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं होता, नहीं हुई तो नेक्स्ट मैच में फोड़ लेंगे इनको, उसमें क्या है, ठीक है। और साथ में समझाएगा भी, काउंसलर होता है जो अच्छे से गाइड करते हैं, समझाते हैं। फिर वो आपकी गेम खत्म होने के बाद आपको समझाएगा मेरे भाई कि तूने जो है वो यहाँ पे गलती की, तूने यहाँ पे गलती की, इस चीज़ को सुधारो। तो ये सभी काम जो है ये कौन करता है, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, बाजिद, बिलाल, चेमजोंग, बिल्कुल सही। तो कोच जो है एक गेम का या एक टीम का जो होता है, कोच जो होता है वो ये सारे काम करता है, ट्रेनिंग भी देता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, स्ट्रेंथ करता है, मोरल अप करता है, काउंसलर होता है, और एज अ फ्रेंड भी जो है हमारे साथ ट्रीट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। तो होते हैं, और एट द एंड आप सभी दोस्तों से मेरी एक जो है वो सलाह है, एक अपील है कि मेरे भाइयों रिवीजन करो, क्या करो, रिवीजन करो मेरे भाइयों, बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है। पढ़ते सभी हैं यार, देखो एग्ज़ाम आएगा ना, कोई भी एग्ज़ाम देना होगा, सभी बच्चे पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, बट वो मार कहाँ से खाएंगे, रिवीजन से। एग्ज़ाम में बैठेंगे, दिमाग खुजाएंगे, सर याद तो किया था यार, सर ने पढ़ाया था, बट ये आ क्यों नहीं रहा दिमाग में, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि रिवाइज़न नहीं किया है, ठीक है। तो रिवीजन पे जो है वो फोकस करो, वीकली एक बार, हफ्ते में एक बार पक्का रिवीजन करो, पक्का, पक्का किसे बोलते हैं, पक्का वाला रिवीजन करो, ठीक है। तो चलो अब मेरे को दो मेरे भाइयों इजाज़त, उम्मीद कर रहा हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, किसी क्वेश्चन में मेरे किसी भी भाई बहन को डाउट नहीं रहा होगा। अगर किसी को डाउट बच जाए तो ज़रूर बता दीजिएगा, डेफिनेटली आपके डाउट जो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। और आप सभी से यही चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक वगैरह कर दो, क्लास को अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और रिस्पॉन्स दिया करो कमेंट बॉक्स में कि कैसी जो है वो क्लास लग रही है, मज़ा आ रहा कि नहीं। तो दीजिए इजाज़त मेरे भाइयों, मिलेंगे कल फिर से नए क्वेश्चंस के साथ, मज़ेदार और भी कुछ क्वेश्चंस लाएंगे मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।